बातें करते हैं। आइए, पहला चैप्टर जो अपन रिवाइज करेंगे दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो हर बेटा, रिवीजन का मतलब ये क्लास मत समझना, कॉपी किताब बंद, कथा चलती रहेगी, आपको लगातार सुनते जाना है। सुनना, यूट्यूब पे भी पढ़े भैया, ऐसा नहीं हो सकता ये वीडियो आज ही यूट्यूब पे पड़ जाए, बहुत इमरजेंसी, बच्चे बहुत दुआएं देंगे, एक साथ 3 बच्चे होंगे आपके, ठीक है। चल, अब उन्होंने कह दिया डन, मतलब आज पड़ जाएगा। तो अब मेरी बात सुनना, करा दीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कल ही इनका ब्रह्मास्त्र है। अब समझना मेरी बात, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बेटा पेपर मैंने नहीं देखा है, ना ही पेपर मैंने छुआ है, क्योंकि लेकिन अच्छी बात क्या है, मेरी बात सुनना, पेपर योगेंद्र सर ने बनाया है, तो योगेंद्र सर पेपर अच्छा ही बनाते हैं। अब लेकिन मेरी एक बात और सुनना, पेपर मैं इसलिए नहीं देखा हूँ क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं पेपर देख के आऊँगा ना तो वही पॉइंट मुँह से निकलने ही लगते हैं जो पेपर में होते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो अब पूरा चैप्टर सुनते जाइए, बिल्कुल कॉपी किताब बंद करिए और बस हाथ बांध के ऐसे में देखते जाइए। लगातार पोजीशन चेंज करते रहना है, एक बार ऐसे देखना है, फिर ऐसे, एक साथ ऐसे करना डिस्टर्ब होगा, फिर ऐसे बैठ जाना, फिर उधर बगल वाले को देखना, फिर इधर वाले को देखना, फिर सामने देखना। कंसंट्रेशन कभी भी अगर किसी चीज को एक चक देखोगे तो कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा, समझ पाए बात को। चलिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एनसीईआरटी कहती है अपने पहले पैराग्राफ में कि आपकी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है सेल की, सेल के अलावा कुछ भी है तो वो है प्रोडक्ट ऑफ सेल। अब अगर जो चीज आप खाते हो एक्चुअली में आप नहीं, आपकी सेल खाती है, और जो चीज आप निकालते हो वो आप नहीं, आपकी सेल निकालती है। सेल को लगातार ऑक्सीजन चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मदद से वो ग्लूकोज को तोड़े और एनर्जी का प्रोडक्शन करे। बोलो भैया। अच्छा, इधर अभी कल तक पढ़ा रहे थे, आज रिवीजन करा रहे, थोड़ा रिदम बनने में 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट बाद इंजन गर्म हो जाएगा। सेल को लगातार ऑक्सीजन चाहिए, सेल लगातार जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। अब जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत निकालना जरूरी है और सेल को लगातार ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली सप्लाई करना जरूरी है। इसके लिए कोई ना कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे लगातार सेल को ऑक्सीजन मिले, और जो सेल जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है वो आपका ब्लड के माध्यम से क्या हो जाए, बाहर। और यहीं पे रोल आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग टाइप का है। कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा की, तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा पानी की मदद से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी पानी में डालते हैं। अगर हम बात करें पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा में पाया जाता है, मैंने पढ़ाया था, वाटर कैनाल सिस्टम, और वहीं पर इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगर पोरीफेरा की बात करें तो ऑस्टिया से पानी घुसेगा, स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील में जब पानी जाएगा तो सेल ऑक्सीजन ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, और आपका अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी आपका ऑस्कुलम से बाहर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, स्पंज और सिलेंट्रेट ये दोनों के दोनों पानी की मदद से ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर बात करें वाटर कैनाल सिस्टम, तो वो सिर्फ किसमें पाया जाएगा, पोरीफेरा। मेरी बात फिर सुनो, मैंने क्या बोला, वाटर पानी की मदद से गैसों का आदान प्रदान करना यह पाया जाएगा पोरीफेरा सिलेंट्रेटा दोनों में। लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम अगर पूछा जाए तो वाटर कैनाल सिर्फ किसमें पाया जाएगा, पोरीफेरा। हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन 2 फ्लूइड इस्तेमाल करता है, जिसमें ब्लड मेन फ्लूइड है, दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, लिम्फ। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड की, लिखें क्या, लिख के बताएं, लिख के इधर बेटा, आप खुद नहीं चाहोगे लिख के बताओ, क्योंकि आपको पढ़ाया सिखाया बहुत आराम से किया है। अगर मैं जल्दी बस लिख के बता देता और बात खत्म कर देता, चलो भैया नेक्स्ट चलता रहता, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ना आता कि आप सुन रहे हो, आपको सुनने में ज्यादा मजा आएगा। इन कंपैरिजन टू अगर मैं ब्लड हेडिंग डालूं, जैसे ब्लड हेडिंग डालेंगे ना तो साहिल सिद्दीकी का बच्चा तुरंत ऐसे हो जाएगा, पढ़ाओ सर, अपना पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ना। क्योंकि जब हम अच्छे से किसी चीज को तैयार करते हैं ना, तो मैं इसीलिए कहता हूं, पहली बार जब भी पढ़िए, चाहे पी चाहे सी चाहे बी, आराम से जाइए, कोई भागने की जरूरत नहीं है। अपन हर टॉपिक में कितना स्लो गए हैं, बिल्कुल धीरे, यहां तक क्लियर, कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन। तो अब ऑब्जेक्शन आपके ब्रेन में है ही नहीं, इसलिए आप खुद चाह रहे हो जल्दी करो, और आपको यहां तक ये भी भनक लग गई है कि अक्सर बोलने वाले ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि समझ गए, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव क्यों बोला, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड फिजिकली कनेक्ट करता है 2 अंगों को, फिजिकली ब्लड आपका नहीं चिपकाता है 2 अंगों को। एक्चुअली में ब्लड डिफरेंट ऑर्गन के बीच सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करके बॉडी को कनेक्ट करता है। अर्थात कोई हार्मोन किसी अंग से लेगा और दूसरे अंग को वो हार्मोन जाके देके आ जाएगा।
लंग्स से ऑक्सीजन लिया और पूरी बॉडी की प्रत्येक सेल को देकर चला आएगा। इसका मतलब हुआ कि ब्लड पूरी बॉडी को फिजिकली कनेक्ट कर रहा है या फंक्शनली? अच्छा, इस वजह से ब्लड को हमने कनेक्टिव टिश्यू कहा। वहीं पर अगर ब्लड की बात करें, ब्लड नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ब्लड आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल इसलिए बोला क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें पाई जाती हैं, सेल हो गया, फाइबर हो गया और मैट्रिक्स। लेकिन ब्लड के पास फाइबर नहीं पाया जाता, इस वजह से ब्लड आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में फाइबर नहीं पाए जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर ब्लड में फाइबर होता तो आपका क्या होता कि ब्लड, नहीं रुको भी, आपका क्या होता कि ब्लड के पाइप बेहद महीन होते हैं। इनमें क्या होते हुए धागे सब आपस में उलझ जाते और पाइप आपका ब्लॉक हो जाता। दैट्स व्हाई ब्लड में फाइबर नहीं पाए जाते। फाइबर नहीं पाए जाने की वजह से ब्लड आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड में 2 चीजें पाई जाती है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा की अगर बात करें, पास से प्लाज्मा, पास से 55, फॉर्म्ड एलिमेंट वहीं पर हो जाएगा आपका 45। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा आपका स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस होता है, अर्थात चिपचिपा होता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% बनाता है। वहीं पर अगर प्लाज्मा की बात करें, अगर आप 100% प्लाज्मा ले लेते हो तो 100% प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। ब्लड में 70 प्रकार की प्रोटीन होती है, लेकिन नॉर्मली मेजर बात करें तो हमारी 3 प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन का काम ब्लड क्लॉटिंग, एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन का काम डिफेंस। क्लियर है? अच्छा, नमक का मद्दा HCO3- अर्थात Na+Cl-, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और बाइकार्बोनेट, ये ब्लड में पाया जाता है। स्मॉल अमाउंट या लार्ज? ये स्पीड जो बीच में भी आई थी पकड़ लिए थे? खाना यहाँ तक भर लिए आज, खा ही रहे थे बैठ के, और हमारा डायफ्राम नीचे जा ही नहीं पा रहा है। डायफ्राम भाई जब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो भाई एडिशनल एब्डोमिनल मसल मदद करती है ना। लो, इतना लेट हो गए, ये सोचे रोज वाली क्लास है। प्लाज्मा खत्म। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर होता है आपका सीरम। ब्लड में 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे आपके इनएक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिव होंगे जब आपका कोई ब्लड का पाइप फटेगा। अच्छा, याद रखना, प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर वो इनएक्टिव होंगे। अगर वो प्लाज्मा के अंदर ही एक्टिव हो गए, ब्लड घूम रहा है बॉडी में, उसी समय एक्टिव हो गए तो ब्लड अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? क्लॉट। अच्छा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बराबर। अच्छा, प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में आपका ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, लिपिड भी होता है, लेकिन ये ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं, लगातार ब्लड में आते हैं और सेल इनको ले लेती है, मतलब आते हैं और जाते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाएंगे? ट्रांजिट फॉर्म। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% बनाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% बनाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट आपके 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी आपका ल्यूकोसाइट। अच्छा, प्लेटलेट आपका थ्रोम्बोसाइट। अब हम बात करेंगे आरबीसी। अगर हम आरबीसी की बात करें, मोस्ट मैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। शुरू में न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस गल जाता है ताकि हम एडिशनल हीमोग्लोबिन डाल दें। हीमोग्लोबिन अगर हम बात करें, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि 12 से 16 ग्राम पाया जाएगा पर 100 ml ऑफ ब्लड। 1000 ml में 120 से 160। आरबीसी में सेल ऑर्गेनल हटाए थे ताकि हीमोग्लोबिन और भरे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी हटा दिया, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। आरबीसी करेगी एनारोबिक, रिस्पायरेशन ही नहीं करेगी, एरोबिक। अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, याद रखना, लाख नहीं, 50 से 55 लाख, 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब पाई जाएगी। आरबीसी का शेप होगा पाइकॉन के, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, ये तीनों की तीनों आपके बोन मैरो में बनेंगी और तीनों एक जगह जाकर मरेंगी। दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन को इसी वजह से हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का काम होता है गैसेस को क्या करना? ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपकी 6000 से 8000 पर एमएम 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब पाई जाएगी। डब्ल्यूबीसी आपकी कलरलेस होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता, और जब हीमोग्लोबिन डालना नहीं तो न्यूक्लियस निकालना क्यों? अर्थात आपका न्यूक्लियस, ये बताओ न्यूक्लिएटेड की न्यूक्लिएटेड? अच्छा, डब्ल्यूबीसी जो होती है इसका काम होता है लड़ाई लड़ाई में। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन आरबीसी से बहुत कम होगा क्योंकि इसका काम है लड़ना। अगर पूछा जाए कितना, तो लेस देन 10 डेज, 10 दिन से कम। डब्ल्यूबीसी में अब ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं नहीं पाए जा रहे, इस आधार पर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की, एक कहलाई थी आपकी ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी कहलाई थी एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की अगर मैं बात करूं, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेटा तुम मत बोलो, तुम अंत में बोला करो, जैसे बेसोफिल मत बोलो, इओ पे ना बोलो, जहां पर हम टक मारते हैं, टक समझते हो ना? बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, समझ गए ना काम बोलना? हाँ, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। वहीं पर एक ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अच्छा, बेसोफिल 0.5 से 1%, इओसिनोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, मोनोसाइट 6 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25। दोबारा, बेसोफिल 0.5 से 1, इओसिनोफिल 2 से, न्यूट्रोफिल 60 से, मोनोसाइट 6 से, लिम्फोसाइट 20 से। बस सर ही इज बेसोफिल, सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामाइन। साथ में बोल, सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामाइन निकालेगी। इसके साथ साथ इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं पर इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन के दौरान और इन्फेक्शन के दौरान बढ़ जाएगी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलकर फैगोसाइटोसिस। वहीं पर लिम्फोसाइट इम्यूनो रिस्पॉन्स देगी। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट।
जितनी भी डब्ल्यूबीसी होगी, आरबीसी होगी, प्लेटलेट होगी, सबकी सब बोन मैरो में बनेगी। लेकिन कौन सी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर हो रही है? अगर बोन मैरो में मैच्योर हो रही है तो, और थाइमस में मैच्योर हो रही है, खत्म डब्ल्यूबीसी। आओ अब आ जाओ प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएमक्यू। प्लेटलेट में बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर केमिकल इसमें क्लॉटिंग कराते होंगे। अगर आपका डेंगू की केस की बात करें, डेंगू में प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है, अगर कट गया हाथ तो ब्लड का लॉस क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, प्लेटलेट को बनाती है एक स्पेशल सेल जो आपकी बोन मैरो में पाई जाती है, दैट इज मेगा कैरियो। अच्छा, प्लेटलेट सेल है कि सेल का टुकड़ा? ब्लड खत्म। अब आएगा ब्लड ग्रुप। कितने लोग पकड़ पाए? सभी पकड़ लिए, क्योंकि इतना आराम से पकड़ाया है। खाना नहीं खाना चाहिए था यार, यही गलती करी। मैं नहीं, मैराथन कराते हो खाना खाते ही नहीं हम, कराने के बाद खाते। निकाल दे। आओ बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो मैंने कहा था 2 तरीके का सिस्टम, एक एबीओ सिस्टम और एक आरएच। एबीओ की बात करें, एबीओ के तहत आपका ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का, जैसा एंटीजन वैसा, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। 2 तरीके के एंटीजन थे, एंटीजन ए और एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए एंड बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन अब्सेंट ब्लड ग्रुप, ओ या जीरो। बाद में क्या बोला जाने लगा? ओ। जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगी, और जो एंटीजन होगा और जो एंटीजन नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगा। फिर सुनो, जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं, जो एंटीजन नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगी। अब ये बताओ, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए लेकिन एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप 0 एंटीजन अब्सेंट, एंटीबॉडी ए एंड बी। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या एकदम क्लियर है? ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर इसलिए नहीं है कि उसके पास दोनों एंटीबॉडी है, बल्कि इसलिए है कि उसके पास एंटीजन नहीं है, क्योंकि जो देता है उसका एंटीजन और जो लेता है, एकदम क्लियर है? ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए नहीं है कि उसके पास दोनों एंटीजन है, इसलिए है कि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि जो लेता है उसकी चेक करते हैं एंटीबॉडी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ब्लड ग्रुप टेस्टिंग सिखाई थी। 3 खून की बूंदें एक आदमी की डाली गई थी। पहले वाले पर एंटीबॉडी ए डाला, दूसरे वाले पे एंटीबॉडी बी डाला, तीसरे पे आरएच एंटीबॉडी। पक्का? पहला जमा मतलब एंटीजन ए है, दूसरा जमा मतलब एंटीजन बी है। अरे बोलो अम्मा। तीसरा जमा मतलब आरएच एंटीजन है। एकदम क्लियर है? और एंटीजन पकड़ लिया तो एंटीबॉडी अपने आप पकड़ लोगे। बोलो भैया, खत्म हो गया आपका पूरे का पूरा ब्लड ग्रुपिंग। अब आगे बात करते हैं आरएच ग्रुपिंग पे। मकाका मुलाटा, जिसे हम लोग रेजर मंकी कहते हैं। पहले बताओ, सब एकदम क्लियर है? स्लो कर दें, एकदम स्लो कर दें। आओ, सही तो जा ही रहा है। इधर खाना नहीं खाना चाहिए था। एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स जो है वो मदद नहीं कर पा रही। बेटवा भूल गया है ना? इधर आओ, अब मेरी बात सुनो। कहते हैं, समझिएगा मेरी बात, आरएच ग्रुपिंग, मकाका मुलाटा अर्थात रेजस मंकी, और 80% ह्यूमन में एक और एंटीजन मिला, दैट इज कॉल्ड आरएच। आरएच एंटीजन नेचुरली किसी भी ह्यूमन में नहीं होती है, सब में एब्सेंट होता है। आरएच एंटीबॉडी नेचुरली किसी भी ह्यूमन में नहीं पाई जाएगी। अगर आरएच एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और अगर नहीं है तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। अगर मैं बात करूं, मान लो ये आरएच एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्या ये बात समझ में आ गया? क्योंकि नेगेटिव वाला इस आरएच एंटीजन को नहीं पहचान पाएगा और इसके खिलाफ बनाएगा आरएच एंटीबॉडी, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, क्योंकि जो ब्लड देता है उसका चेक करते हैं एंटीजन, और जब एंटीजन है ही नहीं तो दिक्कत किस बात की? अब एक स्पेशल बीमारी पढ़ाई थी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलर, जिसमें माँ आरएच नेगेटिव, इधर देखो, माँ आरएच नेगेटिव, बच्चा आरएच पॉजिटिव, याद आया? और आपके पापा आरएच पॉजिटिव। इसी एक केस में बीमारी होगी क्या? इसके अलावा किसी केस में बीमारी होगी? नहीं।
बच्चा RH पॉजिटिव, माँ की RBC पे RH एंटीजन नहीं होगा। इसका मतलब अगर मम्मी का RH एंटीजन से सामना कराया जाए, मम्मी उसे विदेशी मानेंगी। क्यों भैया? अब सुनो मेरी बात। ड्यूरिंग, ये मान लीजिए प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ही बच्चा क्या लेता है? न्यूट्रिशन। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ का ब्लड एंड बच्चे का ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे का खून अलग अलग होगा, तो माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड क्या आपस में मिलेगा? कभी नहीं। कौन सेपरेट करा रहा है? प्लेसेंटा। ध्यान रखना, बाप पॉजिटिव माँ नेगेटिव, माँ नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, बात खत्म। माँ नेगेटिव बाकी सब क्या है? पॉजिटिव। एकदम क्लियर है? अब सुनना, लेकिन डिलीवरी के दौरान माँ और बच्चे के ब्लड के मिलने की संभावना होती है। देखो कंपलसरी नहीं कि मिल जाए, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांस है कि माँ और बच्चे का ब्लड आपस में मिल जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी? पक्का? अब मान लो पहला बच्चा लॉन्च हो गया और मम्मी का और बच्चे का ब्लड आपस में मिल गया। मम्मी की RBC बच्चे में जाएगी, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मम्मी के पास RH एंटीजन है ही नहीं, तो दिक्कत किस बात की? पक्का? लेकिन बच्चे की RBC अगर मम्मी में गई तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मम्मी है RH नेगेटिव, मम्मी इस RH एंटीजन को नहीं पहचान पाएंगे। बॉडी एकदम क्लियर है बात? अब बेटा दूसरा बच्चा आ गया, कंडीशन है बच्चा हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो RH एंटीजन जाके चिपकेगा किसमें? ये भी तो सोचने वाली बात है। अब RH एंटीबॉडी साइज में इतनी छोटी होती है कि जब दूसरा बच्चा आया, ये दूसरा है, कौन सा? दूसरा, जो दूसरा बच्चा आया उसके अंदर ये RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होते हुए उसके सेफ है। बोलो बेटा। अब दूसरा आ गए, अब ये मान लो बच्चे का ब्लड का पाइप है, दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव रखेगी नेगेटिव पॉजिटिव, वरना RH एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी जाके चिपकेगी कैसे? अब ये RH एंटीबॉडी जो थी ये जाकर बच्चे के RH एंटीजन पे जाकर चिपक गई, अल्टीमेटली RBC ब्लास्ट होना क्या हो जाएंगी? चालू। और बच्चे के ब्लड के प्लाज्मा में क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके पास जाएगा? लिवर इसे कन्वर्ट करेगा बिलू वर्डिन देन बिलू रुबिन। बिलू वर्डिन और बिलू रुबिन की मात्रा बढ़ने की वजह से बच्चे को हो जाएगा जॉन्डिस, और अगर बहुत ज्यादा RBC मर गई सीवियर केस में बच्चे की हो जाएगी डेथ। एक क्वेश्चन, हाँ एनीमिया तो होगा ही, ब्लड का लॉस हो रहा है, बोलो भैया। अब एक केस, खाना नहीं खाना चाहिए था। इधर अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो। कहते हैं इधर एक क्वेश्चन आएगा, दो ही आते हैं अच्छे सवाल जो होते हैं जिन्हें अच्छा आप लोग बोल देते हो। RH एंटीबॉडी कब बनेगी? पहले बच्चे के डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के पहले? ठीक। अगर इस RH एंटीबॉडी को खत्म करना है तो हम इंजेक्शन लगाते हैं एंटी-RH एंटीबॉडी। पहले बच्चे के डिलीवरी के बाद या पहले? पहले। तेरे मुंह से पहले क्यों निकले? हाँ, कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर है भाई? जब ये बताओ, अगर सामने भैंस नहीं तो क्या फर्जी डंडा चलाओगे क्या? तो पहले RH एंटीबॉडी बनने तो दो भाई। RH एंटीबॉडी बन रही है पहले बच्चे के डिलीवरी के बाद, RH एंटीबॉडी बन रही है पहले बच्चे के डिलीवरी के बाद, तो कॉमन सेंस की बात है कि तो फिर आप एंटी-RH एंटीबॉडी कब देंगे? जब वो RH एंटीबॉडी वहां पर होगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस खत्म। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग। याद करिए मैंने कहा था इंजर्ड टिश्यू आपका निकालेगा क्लॉटिंग फैक्टर, वहीं पर प्लेटलेट निकालेगा क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम और प्रोटीन की मदद से। कैल्शियम और प्रोटीन, समझ रहे हो ना बेटा? आज मैं अरेबिक लिख रहा हूं, समझ गए? इधर आओ। कैल्शियम और प्रोटीन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेज, याद रखना थ्रोम्बोकाइनेज, आओ बढ़ाई लो। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम नहीं है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड में टहल रहे प्रोथ्रोम्बिन को बदलेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजेन को, किसमें बेटा? फाइब्रिन। इसी फाइब्रिन में डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट फंस जाते हैं और ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट। डैश आयरन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक लिम्फ। आओ
इधर रुक, वाह रुक जा वाह। इधर ये है आशीष सर का पाँव। तबीयत नहीं सही हो रही यार उनकी, बिल्कुल सही नहीं हो रही। हाँ, ऑल अबाउट क्या है? इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। बता देंगे ना बेटा। ये मान लो किसी इंसान का ब्लड का पाइप है, सेल यहां पर है, तो बताओ ब्लड में ऑक्सीजन होगा, हार्मोन होगा, बोलो भैया, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, स्मॉल प्रोटीन होगी, लार्ज प्रोटीन होगी, पानी होगा, मिनरल होगा, वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस होगा। सेल इतनी दूर, ब्लड का पाइप इतनी दूर, तो बताओ क्या सेल वहां पर जाकर लेगी क्या? नहीं। मैंने कहा था ब्लड में कुछ भी डालना है, ब्लड से कुछ भी निकालना है, एक ही पाइप इस्तेमाल होगा, कैपिलरी। हाँ, अब सुनो इधर बेटा, किसी से बोलो तौलिया दें, तौलिया दें। अभी मैराथन का 10% भी नहीं है। अभी देखो खाना जहाँ डाइजेस्ट होगा ना, जो अभी एक सांस में चलेगा पूरा सनसनाते हुए दोबारा। ये क्या चल रहा है? अभी कहाँ रिवाइज हुआ? ये पहली लेयर है, अभी फिर चलेगा धड़धड़ाते हुए, फिर तीसरी लेयर में आप बताओगे, चौथी लेयर में फिर हम सुनाएंगे, फिर पांचवी लेयर में होगा आपकी आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें रुक जाओ। अभी नहीं, कोने इधर सुनो। कैपिलरी से निकालो, पानी निकालो, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस निकालो, लार्ज प्रोटीन नहीं निकालना, गलत बात। स्मॉल निकाल सकते हो, हाँ स्मॉल जा सकती है। स्मॉल प्रोटीन, अमीनो एसिड, बोलो भैया। यहां पर जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया, खाली जगह को इंटरस्टिशियम कहते हैं, और इस फ्लूइड को बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या टिश्यू के बीच में तो क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। एकदम पक्का। सेल सारी अच्छी चीजें ले लेगी और गंदी कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगी। अब आपको क्या लगता है, ये गंदी कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनी रहेगी, निकले? और अगर यहां पर फ्लूइड निकलता रहा लेकिन फ्लूइड यहां से निकला नहीं, तो मेरा मानना है पांव में क्या हो जाएगी? सूजन। बोलो बेटा। बीमारी को कहते हैं एलिफेंटियासिस, या बोलते हैं फाइलेरियासिस। यहां पर एक लिम्फ का पाइप होता है, ठीक, लैक्टियल यहां नहीं बोलते, लैक्टियल विलाई में बोलेंगे। लिम्फ का पाइप होता है, नॉर्मली इसे लिम्फेटिक वेसल बोल दो, और इसी से ये फ्लूइड घुस जाता है इस पाइप के अंदर। ये पाइप आगे जाकर किसी मेजर वेन, मेजर या माइनर, मेजर वेन में लिम्फ को गिरा देता है। याद रखना, यहां तक बात करते हैं हम लोग टिश्यू फ्लूइड की, जैसे फ्लूइड इसके अंदर गया तो वहीं पर उसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे? लिम्फ। ध्यान रखना मेरी इस बात का भी कि यहां पर जो है, अगर बोले टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन ज्यादा कि कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। लेकिन लिम्फ में अगर पूछे, क्योंकि टिश्यू, सुन दोनों मेरी बात तो सुनो यार, क्योंकि तुम्हारे मन में एक बार आ सकता है सर यही फ्लूइड तो वहां गया है। नहीं, जो फ्लूइड निकल के आ रहा है दैट इज टिश्यू फ्लूइड, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा, ग्लूकोज ज्यादा, विटामिन ज्यादा, हार्मोन ज्यादा। जो फ्लूइड यहां से निकला इस पाइप के अंदर गया, पाइप के अंदर घुसते ही इसे क्या बोल देते हैं? लिम्फ। आपके मन में आ सकता है एक पल के लिए कि, और आया भी होगा कि सर जो फ्लूइड यहां आ रहा है वही फ्लूइड तो पाइप के अंदर जा रहा है, तो सर आप दोनों को अलग क्यों बोल लो? जो निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा, जो निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा, लेकिन जो पाइप के अंदर घुसा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। तो जो निकल रहा है दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, जो निकल रहा है दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, और जो पाइप के अंदर जैसे क्या कह देंगे? लिम्फ। और लिम्फ आगे जाकर किसी मेजर वेन में जुड़ेगा कि आर्टरी? अच्छा ये बताओ, इंटेस्टाइन का जो विलाई होता है, इंटेस्टाइनल विलाई जो होता है, इधर, हाँ ये ले लो, इंटेस्टाइनल विलाई जो होता है, ये बताओ उसमें लिम्फ का पाइप मोटा हो जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टियल। अच्छा ये बताओ, क्या लैक्टियल आपका फैट का एब्जॉर्प्शन कराता है क्या? याद रखना, प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन और लिम्फ का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग क्या होता है? सेम। एकदम क्लियर है वाली बात। लिम्फ खत्म, ओवर एंड आउट। नेक्स्ट आइए, मैंने कहा था सर्कुलेटरी पाथवे आपका दो प्रकार का, एक कहलाता है ओपन और एक कहलाता है क्लोज। अच्छा अगर मैं बात करता हूं ओपन की, इधर ऊपर, अगर मैं बात करता हूं ओपन की, तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे का एग्जांपल था आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा भी था। अच्छा उसके बाद बाकी जितने हैं, एनालिडा, कॉर्डेटा, ये सब क्या है आपके? क्लोज। ओपन और क्लोज में अगर हम ओपन की बात करें, मैंने आपका कॉकरोच का डायग्राम बनाया था। हीमोसील से ब्लड गया था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया से घुसा था 13 चैम्बर्ड हार्ट में,
ब्लड को पीछे से आगे की तरफ क्या किया था, पंप, और आगे एक पाइप था, क्या था, एओर्टा। याद करो, एओर्टा, एओर्टा से किस में गया था, हीमोसील, हीमोसील से वापस इसमें गया था हार्ट, और हार्ट से वापस इसमें गया एओर्टा। बोलो बेटा। अच्छा, ओपन और क्लोज में फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा प्रिसाइसली, ज्यादा कायदे से रेगुलेट होगा, क्योंकि क्लोज में जो ब्लड होता है वो पाइपों में बह रहा होता है, ना कि खुलेआम छुट्टे सांड की तरह। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब का हर्ट जो होता है वो मस्कुलर चैम्बर्ड होता है। अब वर्टिब्रेट को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। फिश की अगर मैं बात करूं, 2 चैम्बर्ड हर्ट, 1 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल। फिश में अगर बात करें, फिश आपका गिल्स की मदद से रिस्पायरेशन करती है। बोलो यार। अच्छा, फिश में मैंने आपसे कहा था एक एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, और इसके बाद ब्लड सीधे किसके पास जाएगा, गिल्स। गिल्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, किसमें जाएगा, बॉडी, और बॉडी से वापस किसमें जाएगा, हार्ट। अच्छा, बॉडी से वापस हार्ट, हार्ट से वापस गिल्स, गिल्स से क्या वापस हार्ट में आया था क्या, नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। हम लोगों में बॉडी से आने के बाद बॉडी में जाने के लिए 2 बार घूमना पड़ता है, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड। अच्छा, तो फिश में हो गया आपका सिंगल सर्कुलेशन। फिश के हार्ट से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, दैट्स व्हाई फिश का हार्ट आपका कहलाता है वेनस हार्ट। अच्छा, वहीं पर 3 चैम्बर्ड एम्फीबियन रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अच्छा, एम्फीबियन रेप्टाइल में 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, अर्थात इंटरएट्रियल सेप्टा तो बन जाता है लेकिन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा नहीं बनता है। राइट साइड से डीऑक्सी ब्लड, लेफ्ट साइड से ऑक्सी ब्लड, दोनों मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स ब्लड। बोलो यार। अच्छा, एम्फीबिया में बेटा रिस्पायरेशन मैंने आपसे कहा था स्किन से भी हो सकता है, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से भी हो सकता है, स्किन से बेहतर होगा आप उसको मॉइस्ट स्किन बोले। वहीं पर अगर हम बात करें, ये एम्फीबिया आपके लंग से भी सांस लेते हैं। वहीं पर अगर क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल की बात करें, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, अर्थात इनमें ब्लड जो है हार्ट से 2 बार गुजरेगा। ब्लड 2 बार गुजरेगा, कहने का अर्थ हुआ बॉडी से आना और फिर बॉडी तक जाना। इसमें हार्ट 2 बार गुजरेगा, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अच्छा, आइए अब बात करते हैं हार्ट की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें आती हैं। पानी पी ले। हाँ, 2 लीटर तो निकल ही गया होगा, क्या पानी। नीचे देखो यार, तुम लोग देखते हो, एक तो हमें खाना पीने का सबूर नहीं ना, मुझे पता है। फिर देख रही हूँ ये लोग वही हैं जेसीबी वाले। यूट्यूब पे लेक्चर देखती हैं, कहती हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये नहीं, इधर देखिए कितनी मेहनत करता, आए अपने हाथों से पानी पिलाए। हे नाथ, आज भी इस बात से गुस्सा है कि तुमने ग्लाइकोलिसिस, उनका एग्जाम था मेडिकल कॉलेज में, ग्लाइकोलिसिस तुमने पढ़ाने के लिए हमें क्लास में बैठाया तो पहली क्लास हमको पेला था। कहते घर पर नहीं पढ़ा, 2 महीने बोल रही थी ना, तो होता नहीं घर की मुर्गी। अब तुमको क्या ही दिखाएं, अब हम कितना भी अच्छा पढ़ा देंगे, अगर तुमने तुम्हें बोल दिया कि मेरे सर तो और अच्छा, तुम्हारे सर तो फिर हम बुरा लग जाएगा, इससे अच्छा मत परफॉर्मेंस हो, क्योंकि कितना भी अच्छा कर लो समझती नहीं है। आइए बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें आती हैं, ब्लड वेसल आता है, हार्ट आता है, और अरे खुद ब्लड आएगा यार, हद हो गई। मतलब ब्लड हटा दिए साला, हल्डवा हवा फूक रहा है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट पूरे का पूरा मेसोडर्मल है, थोरेसिक कैविटी में रखा हुआ, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड राइट। हाँ, ईसीजी लेफ्ट हैंड के लिए याद आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो हार्ट आपका क्लेंच फिस्ट जैसा होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर आपका एट्रिया, नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर वेंट्रिकल। इंटर एट्रियल सेप्टा पतला होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा मोटा होता है। वहीं पर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा फाइब्रस सेप्टा, दैट इज इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। अच्छा, मैंने कहा था वेंट्रिकल की मसल जो होती है वो खिंच जाती है, दैट इज पेपलेरी मसल। पेपलेरी मसल ही आगे जाकर बनाती है कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी, अगर आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुला हुआ है तो कॉर्डी टेंडिनी आपका ढीले हो जाएंगे, और वहीं पर अगर आपका कॉर्डी टेंडिनी टाइट है, मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या है, बंद होने पर आवाज आती है लब, किसके, ट्राई और बाई। और डब कब आएगी, जब ये
अच्छा, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें या अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें या ह्यूमन लंग्स की बात करें तो पाई जाती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा, पेरिकार्डियम जो थी वो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होगा जो फ्रिक्शन को खत्म करेगा कि रेड्यूस? हाँ, रेड्यूस करेगा। अच्छा, अब अगली बात, अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा। रुक जाओ, हमें बोल लें तो हम टीचर। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड राइट साइड डीऑक्सी वाला आएगा, है ना। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, आदान प्रदान, पल्मोनरी वेन, दो इधर से दो इधर से। इधर वाली कैसे जाएगी? हल्दुबा को थोड़ा उठाओ और उठा के पीछे से डाल दो। अच्छा, इधर देखो बेटा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ एओर्टा, ऊपर से नीचे। बोलो भैया, एकदम क्लियर है बात? आधा रिवीजन तो तुम ही करा दे रहे हो। अब बात करते हैं बेटा एट्रिया और वेंट्रिकल में। मेरा मानना वेंट्रिकल की मसल मोटी होगी क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड ज्यादा दूर तक भेजना है। एट्रिया को तो बस कितना बेटा 30% ही तो फ्लो बढ़ाएगा। अच्छा, अब बेटा लेकिन राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वाले की दीवार ज्यादा मोटी होगी क्योंकि लेफ्ट को पूरी बॉडी में भेजना है और राइट वाले को लंग्स तक। क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? आइए अब बात करते हैं हम लोग नोडल मस्कुलेचर की। आखिर दिल धड़कता क्यों है? आखिर दिल धड़कता क्यों है? ऐसे नोड राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर, एवी नोड राइट एट्रिया के राइट लोअर कॉर्नर, एवी नोड लेफ्ट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर, राइट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर। यहां से एवी नोड से एवी बंडल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पर खुलेगा। आगे जाकर एवी बंडल टूट जाएगा बंडल ऑफ हिस में, राइट बंडल लेफ्ट बंडल पुरकिंजे फाइबर, और बिजली चली जाएगी वेंट्रिकल की दीवार में। सुनना, ऐसे नोड को हम पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को अर्थात लगातार पिचकने की एक्टिविटी को मेंटेन रखता है। इस वजह से ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेसमेकर। एवी नोड को हम लोग बोलते हैं पेस सेटर। ऐसा नहीं बिजली सिर्फ ऐसे नोड और एवी नोड पैदा करते हैं, बिजली पूरा नोडल मस्कुलेचर पैदा करता है, बस ज्यादा और कम की बात है। ऐसे नोड सबसे ज्यादा करेगा, एवी नोड उससे कम करेगा, एवी बंडल उससे कम करेगा, राइट बंडल लेफ्ट बंडल उससे कम करेगा, पुरकिंजे फाइबर सबसे कम करेगा और बिजली किधर पहुंच जाएगी? वेंट्रिकल। अच्छा, ऐसे नोड 1 मिनट में 72 बार बिजली पैदा करता है, वहीं पर एवी नोड 1 मिनट में 40 से 45 बार। खत्म। बात करते हैं कार्डियक साइकिल। किसी भी साइकिल की शुरुआत जहां से शुरू करिए वहीं पर अंत। पक्का? साइकिल की शुरुआत जहां से करेंगे वहीं पर घुमा के छोड़ दीजिएगा, साइकिल कंप्लीट। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल मतलब फैलना, ज्वाइंट मतलब साथ साथ। ज्वाइंट सिस्टोल कभी नहीं हो सकता। ज्वाइंट सिस्टोल इसलिए नहीं हो सकता वरना हार्ट फट जाएगा। भाई एट्रिया पिचकता है तो ब्लड किस में जाएगा? वेंट्रिकल में, और दोनों पिचक जाएंगे तो ब्लड फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो पूछेगा क्या हार्ट में कभी नहीं, क्या हार्ट में कभी नहीं हो, सॉरी क्या हार्ट में कभी नहीं होता? तो बेटा ज्वाइंट सिस्टोल। डायस्टोल तो होगा जब एट्रिया और वेंट्रिकल एक चैम्बर की तरह काम कर रहे हो, अर्थात एट्रिया भी फूला हुआ है, वेंट्रिकल भी फूला हुआ है। चाहे राइट साइड पढ़ लो चाहे लेफ्ट साइड पढ़ लो, बस फर्क कितना आएगा, पाइपों के नाम बदल जाएंगे। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, ब्लड आराम आराम से जा रहा है। वही सेम काम यहां पर कौन कर रहा है? पल्मोनरी वेन। हाँ वेन, हमको वेन। और लेफ्ट एट्रिया से किधर जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस समय ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल जा रहा है। इस समय ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है। इस समय ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, अर्थात ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन, सेमीलुनर क्लोज। देखो जो वॉल बंद होते हैं उनका जिक्र एनसीईआरटी नहीं करती, वो अंडरस्टूड बंद है। जब कोई खुलेगा तो वो बता देगी तुरंत। तभी ऐसे लोड ने क्या पैदा कर दी? बिजली। बिजली पैदा होते ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिजली जब गुजर जाएगी उसके बाद बिजली आगे आगे सिकुड़न। कौन हराएगा बे ऐसे बच्चों को?
बस पी और सी संभाल लो। हारने वाली ब्रीड नस्ल लगी नहीं रही, डिप्रेशन में डाल दो तुम। जिस तरीके से तुम जवाब दे रहे हो ना, अगर एक मैं बता रहा हूँ AI अर्बन वाला भी बैठ जाएगा ना, ठीक, तो तुम उसको डिप्रेशन में डाल दो। बस अपनी पी और सी उठा लो यार, यही रैंक में बाधा बन रही है, खास तौर से पी तुम्हारी। तुमने पी समझ लो, पी तुम बहुत अच्छी तेज कर लोगे यार। बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, तुम बस गलती यही करते हो। बायोलॉजी में तो मैं खेल लेता हूँ भाई, मेरा कोई लेक्चर आज तक फास्ट हुआ, आज वाला छोड़ो, आज वाला तो होगा ही, कोई लेक्चर आज तक कभी फास्ट हुआ है लगा आज सर ने तेज पढ़ा दिया, ये कह सकते हो आज सर बड़ा आराम से पढ़ाया आज। हाँ, तो क्योंकि मेरा कभी टारगेट ही नहीं होता है मुझे 5 पेज खत्म करना है, मुझे 4 पेज खत्म करना है, मुझे इस दिन ये चैप्टर खत्म करना ही करना है। तुम बीच में बोल दे तो सर फट रहा है, लेक्चर ओवर, पढ़ी भाई, वो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं ना। फिजिक्स आपकी बस इसीलिए वीक जा रही है और कुछ नहीं, क्योंकि आप रुकते ही नहीं हो कहीं पे। आप बस ये सोचते हो एक रटा रटाया पैटर्न है, उस पैटर्न को रट लें। पैटर्न नहीं याद किया जाता है, समझना, थोड़ा रुक के सोचा जाता है कि यार अगली स्टेप क्या किया जाए, क्या किया जाए अगली स्टेप। भाई दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 कर दें, या क्या ऐसा कर दें कि सिंपलेस्ट स्टेप बन जाए। एंड द सिंपलेस्ट स्टेप इज आंसर। इतनी बड़ी बात मैं बोल चुका हूं आपसे। फिजिक्स में कुछ नहीं होता। आनंद सर जब पढ़ा रहे होते हैं, आनंद सर क्या करते हैं पता क्या करते हैं? और फिजिक्स के टीचर सबसे बड़े शोर होते हैं, साले कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते ही नहीं। आज तक फिजिक्स का टीचर ने पढ़ने वाला नहीं देखा कि बैठ कर, अगर पढ़ रहा है मतलब रट रहा है, फिर उसे फिजिक्स आती नहीं। फिजिक्स जैसे देखो, फिजिक्स एक ऐसा आ गई ना तो जाएगी नहीं, नखरीली है, देर से मानेगी और मान गई तो पीछा छोड़ेगी नहीं। तो मेरी बात समझना, बायोलॉजी वाली तो ये बेवफा है, ये तो तुम्हें हमेशा लगवाएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, एन मौके पे धोखा दे देगी और फिर ये भी बताएगी वो एक्चुअली तुमसे सिली मिस्टेक होगी, तुमने गलत समझा। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री पेपर पे डिपेंड होती है। पेपर खतरनाक बन गया तो कितनी केमिस्ट्री पढ़ के जाओ गड़बड़ा जाएगी। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री वो है ना कि वो लास्ट समय पे कह देगी तुमसे जाकर कि मैं तो तुम्हें दोस्त मानती थी, तुमने गलत समझा। हाँ, वो केमिस्ट्री लास्ट टाइम धोखा देती है। मतलब वो पूरा तुमसे अपना काम करा लेगी, अपना वो बाटी चोखा और चॉकलेट वॉकलेट सब खा पी लेगी अपना। जब कहेगी अब जो है मामला सीरियस हो रहा है तो कहेगी अच्छा पता है मैंने, मतलब तुम मेरे लिटरली तुम मेरी लाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो। तुरंत क्या करो, पैसा वापस, तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि फिजिक्स वाले क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं और अगली लाइन सोचते हैं करना क्या है। आप लोग क्या करते हो, पीछे थोड़ा देख लें, आप बस कोशिश करते हो कि आंसर मैच हो जाए, मां कसम इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत सोच है। मेरा आंसर गलत आया साला, मुझे बस ये पता चल जाए मैं स्टेप नहीं सोच पा रहा हूं, मुझे स्टेप सोचनी है, चाहे मेरी लास्ट स्टेप पे आंसर गलत आ जाए, बस मुझे पता चले अच्छा अबे यार सीधा दिख रहा था, यहाँ पर ये करना था। समझ पाए ना मेरी बात? और फिजिक्स इस भाई तेज हो गई ना भाई, तगड़ी तगड़ी रैंक के आएंगी, तगड़ी तगड़ी। पता है आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ काका देव की क्या है? बायो। सबसे मजबूत यहाँ की बायो केमिस्ट्री मानी जाती है, सबसे मजबूत। मतलब यहाँ की बायो केमिस्ट्री बहुत ऊपर मानी जाती है। यहाँ पे लैग क्या कर रही मालूम? फिजिक्स, फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। यही थोड़ा दिक्कत दे रहा है। और लैब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम में है कि तुम बायो को इतना बड़ा बना देते हो कि 360 नंबर हाला लाला। अबे 360 बायो में 360 में 320 मारा जा सकता है, 330 मारा जा सकता है। मार फिजिक्स में 180 में 175, तब कोई बात है। तो मैं कह रहा हूं बायो को उतना ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। अगर सचमुच आप सिलेक्शन लेना, बायो को पढ़ो, केमिस्ट्री को पढ़ो, ठीक ठीक फिजिक्स सीख लो, सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक तभी आएगी जब फिजिक्स आएगी, समझ लो बात को। और इस बार मैराथन में 3 महीने रहेंगे भाई, 2.5 से 3 महीने। एक एक चैप्टर जितनी इतनी बार सुनाओ ना कि खून कहां कहां से निकलेगा तुम सोच नहीं सकते हो। हाँ अच्छा, ईमानदारी से बताओ, अभी तक तुमने जितना देखा, शुरू करता हूं मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, और आज तुम पढ़ लो, तुम्हें सब कुछ एकदम वापस फ्रेश नहीं लग रहा है? ऐसे मैराथन में फ्रेश लगेगा, फिर फाइनल मैराथन होगी। भाई बायो का टीचर एक मजदूर कहलाता है। इसका काम होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचरों की सेवा करना, कि आपका होमवर्क बच्चा घर पे करे, हमारा होमवर्क कम करे, क्योंकि हमें क्लास में सिखानी है। और अगर हम आपको क्लास में बायो ना सिखा पाएँ, 95% तक बायो दिमाग में ना घुसेड़ पाएँ, देन चेंज योर हमेशा। आइए, ब्लड एट्रिया, ब्रेन रिलैक्स हो चुका तुम्हारा, आओ। ब्लड एट्रिया से किसमें जा रहा है? वेंट्रिकल में। समझ गए? हिले हुए पहलवान।
ऐसे नोड ने क्या पैदा करी? बिजली। बिजली ऐसे नोड ने पैदा करी। अब बिजली पैदा होने के बाद दोनों एट्रिया एक समय पर एक साथ भच्च से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस समय एट्रिया चुसे हुए आम की तरह हो गया होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं। अब बिजली ऐसे नोड से होते हुए एक नोड एक बंडल, बंडल ऑफ राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, प्रोकिंजिया फाइव और वेंट्रिकल की वॉल। अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने का नंबर आ रहा है। जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। बोले जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। इज दिस क्लियर? लेकिन वेंट्रिकल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कि धीरे धीरे? कोशिश करो, डायग्राम से मत समझो, सोचो। वेंट्रिकल जब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्व स्लो लगेगा, वॉल्यूम कम, प्रेशर। सोचोगे तो ज्यादा बेटर है, बोर्ड पे नहीं समझाया जाता ये। ब्लड जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। ओए पगली, ऊपर ब्लड टकरा, अच्छा समझ रही है, इतना डूब गई कि ब्लड टकराएगा ट्राई और बाइक। कॉडी टेंडनी टाइट, दरवाजा फर्स्ट हर्ट साउंड आएगी, उसके बाद दैट इज लव। वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेमील्यूनर वॉल ओपन, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा से बाहर। इस समय वेंट्रिकल चुसे हुए आम की तरह है, लेकिन एट्रिया तब तक क्या हो चुका है? रिलैक्स। एट्रिया में ब्लड आना क्या हो गया होगा? शुरू। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन क्या खुलेगा दरवाजा? नहीं। जब तक एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल से ज्यादा नहीं हो जाएगा। पक्का? अब वेंट्रिकल कर रहा होगा रिलैक्स। जब थोड़ा रिलैक्स करेगा तो ब्लड बैकफ्लो मारेगा पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा और अल्टीमेटली सेमील्यूनर बर्न। सेकंड हर्ट साउंड। जब वेंट्रिकल और रिलैक्स कर रहा होगा तो वॉल्यूम और ज्यादा, वेंट्रिकल का प्रेशर और कम। जब एट्रिया की तुलना में वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड एट्रिया से चला जाएगा वेंट्रिकल में। ज्वाइंट डायस्टोल खत्म? ज्वाइंट डायस्टोल आ गया? समझ गया बात को? दोबारा सुनोगे? ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है क्योंकि इस समय है ज्वाइंट डायस्टोल। पक्का? ज्वाइंट डायस्टोल है, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है। सिर्फ सोचो, सिर्फ सोचो। इसीलिए मैं कहता हूं ओनली मैराथन इज नॉट इनफ। ओनली मैराथन इज नॉट इनफ। कोई कार्डियक साइकिल रिवीजन ये समझ पाएगा? वो वही समझ पाएगा जो हमसे साल भर पढ़ा होगा, या जो हमसे अगर 2 साल 3 साल पढ़ लेता है और फिर हमको आके अपने मार्क्स दिखाता है। उन बच्चों को मैं मना करता हूँ जिनको मुझे पता है कि अब ये मुझे पूरी तरीके से चूस चुके हैं। नहीं समझो बात को? अब इनके लिए मैराथन ही सफिशिएंट है। अब कुछ लोगों को मानना है सर की मैराथन कर लो काम हो जाएगा। बेटा काम नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैराथन तब जब रेगुलर क्लास की हो गए। अब सोचते हैं ज्वाइंट डायस्टोल है, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, तभी ऐसे नोड ने पैदा करी बिजली। दोनों एट्रिया एक साथ एक समय पर पच पच नहीं, पच पच नहीं, पच, एक बार पच, दोनों एक साथ। 30% ब्लड किस में गया? वेंट्रिकल। बिजली अब ऐसे नोड से होते हुए वेंट्रिकल की दीवार। वेंट्रिकल अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्राई और बाई पे जाकर ब्लड टकराएगा, कॉडी टेंडनी टाइट, ट्राई बाई बंद, पहला हार्ट साउंड लव। और कॉन्ट्रैक्ट करेगा सेमील्यूनर ओपन, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी आर्क ऑफ एओर्टा से बाहर। अब वेंट्रिकल के रिलैक्स होने का टाइम है। लेकिन हाँ एक बात है कि वेंट्रिकल जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस समय एट्रिया रिलैक्स हो रहा था। अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहा होगा तो ब्लड बैकफ्लो मारने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली सेमील्यूनर बंद होगा, जिससे सेकंड हर्ट साउंड आएगा डब। लेकिन तब तक एट्रिया में ब्लड कह रहा होगा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा, प्रेशर और कम। अब एट्रिया से ब्लड किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल में, क्योंकि ट्राई बाई हो चुके हैं ओपन। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की, जब हार्ट एक बार झटका मार, जब सुनो, चाहे स्ट्रोक वॉल्यूम हो चाहे आपका कार्डियक आउटपुट हो, ये सब आपका एक बार के लिए एक वेंट्रिकल के डिफाइंड है। ठीक है, एक वेंट्रिकल के लिए। एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना ब्लड निकलेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। एक से कितने से? एक से। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा आता है नॉर्मली 70 ml। हार्ट बीट मतलब एक दिल की धड़कन, एक दिल की धड़कन मतलब एक बार दिल का पिचकना और एक बार दिल का फूलना। हार्ट रेट क्या है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़का, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट क्या है? 1 मिनट में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड निकाले, एक बार में जो निकालेगा स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में जितना निकालेगा दैट इज
कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हर्ट रेट, बीट ना बोल देना, जब बोलना हर्ट बीट पर मिनट, ये भी बात सही है, हर्ट बीट गलत हो जाएगा, हर्ट बीट तो वही एक ही हुई ना। अच्छा, इसके बाद 70 गुणा 72 5040 ml कार्डियक आउटपुट, जो कि आपका आया था लगभग 5 लीटर। एटलीट अपना स्ट्रोक वॉल्यूम और अपना हर्ट रेट दोनों अल्टर कर सकते हैं, अर्थात कार्डियक आउटपुट अल्टर कर सकते हैं। लब डब के अलावा कोई और साउंड आ रहा है, इसका मतलब आपके हर्ट में क्या हो रही है, दिक्कत। एक कार्डियक साइकिल बोल दो या एक हर्ट बीट बोल दो, भाई एक हर्ट बीट बोल दो या एक कार्डियक साइकिल बोल दो, वो आपकी 0.8 सेकंड की होती है। पक्का कैसे निकाला था कि बेटा याद रखो, जिसका एक निकालना उसे कहाँ रखना है, नीचे। 60/72 कर लो, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 0.8। करके दिखाऊं सब? अच्छा, एक चीज में बच्चों तुम बहुत कंफ्यूज होते हो, वो एकदम क्लियर कर लो आज, ये चीज एकदम क्लियर कर लो। तुम एंड ऑफ सिस्टोल एंड ऑफ डायस्टोल नहीं समझ पाते हो, ठीक है। जब क्वेश्चन में आ जाता है सिस्टोल का अंत हो रहा है, डायस्टोल का अंत हो रहा है, तो इसका मतलब समझना, ठीक है। इधर देखना, आइए इधर देखो, ये वेंट्रिकल है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। इस समय बेटा वेंट्रिकल पूरा फैला हुआ है कि सिकुड़ा हुआ है? कभी तो फैल रहा होगा धीरे धीरे, कभी तो धीरे धीरे, कभी तो धीरे धीरे फैल रहा होगा। एक मिनट, अभी मत देखो, उधर देखो, उधर देखो, अरे लूलू, हाँ। इधर देखो, इधर वेंट्रिकल धीरे धीरे फैल रहा है और ब्लड उसके अंदर जा रहा है। बोलो पक्का? चलो, ये फैलने का अंत हुआ। किसका अंत हुआ? फैलने का। फैलने का अंत का मतलब हुआ कि वेंट्रिकल पूरे फैल गए हैं। हाथ देखो, हाथ देखो, ये फैलने का, फैल रहा है, फैल चुका है, पक्का ये फैलने का अंत हुआ। तो हाँ, अच्छा अच्छा, पर यार है 972 112211। आओ इधर आओ, इधर आओ, फोन एक बार में नहीं उठेगा, व्हाट्सएप। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अब सुनो मेरी बात, ये ट्रू कॉलर में नाम तो लिख के आएगा। आओ इधर आओ, वेंट्रिकल पूरा फैल गया, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ डायस्टोल। मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन कहता है कि डायस्टोल का अंत हुआ और वेंट्रिकल में ब्लड मान लो 120 ml है। अरे मान लो ना यार 120 ml, डायस्टोल का अंत हुआ है। देखो, हर उस चीज को समझिए जिस चीज में कंफ्यूजन है, उस चीज को वक्त मत दीजिए कि आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब है। mm क्यूब पे फोकस किया मैंने, क्योंकि वहीं पे तुम फंसोगे, सीएम करेगा तो इस पे रुक जाओ, थम जाओ। डायस्टोल का अंत हुआ है तो जितना ब्लड भरा है वो ये है। सिस्टोल हो रहा है। एंड ऑफ सिस्टोल, अब जितना ब्लड भरा है ये कहलाएगा एंड ऑफ सिस्टोल वाला। मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ बेटा, हाँ ये कंफर्म है कि कुछ ब्लड रुकेगा। अब देखो, एग्जाम में मुझसे पूछेगा स्ट्रोक वॉल्यूम निकालो, कहेगा डायस्टोल का अंत हुआ, डायस्टोल का अंत हुआ। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है पेपर में आएगा जरूर, योगेंद्र सर का फेवरेट क्वेश्चन है, एक दिन हमसे डिस्कस कर रहे थे। आदमी की सोच होती है साइकोलॉजी। तो डायस्टोल का अंत हुआ, उस समय ब्लड 120 ml था। सिस्टोल का अंत हुआ, उस कुशवाहा जी क्लास बंद नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ। तो सिस्टोल का अंत हुआ और उस समय 50 ml बाकी था। कोई बात नहीं, कोई सिस्टोल का अंत हुआ, सिस्टोल का अंत हुआ, अब बाकी रह गया 50 ml। कितना निकला? 70। 70 है सिस्टोल वॉल्यूम, निकाल लोगे ना इसको? आइए अब बेटा अगली बात करते हैं। हाइपरटेंशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, पंपिंग अपॉन रेस्टिंग, 120/80 mm Hg। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ज्यादा आ रहा हो, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ज्यादा आ रहा हो, तो पेशेंट कहलाएगा हाइपर टेंशन का। ट्रिक बताई थी, भक्त ब्रेन हार्ट किडनी इफेक्ट होगी। क्लियर? बात करते हैं अगला, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, कैल्शियम फैट और अच्छा हार्ट कॉम्प्लेक्स
कैल्शियम फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो। अब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम या ज्यादा, कम, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स में दर्द पैदा होता है। दर्द पैदा होने के सिम्टम को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी। एक्यूट चेस्ट पेन है, ना कि क्रोनिक। तुरंत आएगा, चट से आएगा। अभी पढ़ाने पड़ा ऐसा लगेगा ना कोई पढ़ा रहा है, मतलब हम नहीं। हाँ, एक्यूट चेस्ट पेन होगा जब ब्लड की मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। इसके बाद आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होगा, सुनो इधर। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं क्योंकि इसका मेन सिम्टम है कंजेशन ऑफ लंग्स। पक्का। हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं हार्ट काम नहीं कर रहा है, जितना बॉडी को ब्लड की डिमांड है उतना आपका हार्ट सप्लाई नहीं कर पा रहा, दैट इज हार्ट फेल हो गया। अगला आता है कार्डियक अरेस्ट, अर्थात हार्ट सडनली एकाएक बीट करना बंद कर दे। अगला आता है हार्ट अटैक, जब हार्ट की मसल सडनली क्या हो जाए, डैमेज। अब आइए बात करते हैं हम लोग ईसीजी पर। एक ईसीजी इधर पी हीरोइन चपाई, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। बोर्ड की तरफ देखिए, कॉपी की तरफ छोड़ दीजिए बेटा, हमसे तेज आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। मेरे साथ साथ करोगे ना तो पेस बनी रहेगी इधर, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और कहां पर कितनी नजाकत से निकल जाना है। समझ पाए मेरी बात? आओ, पहली वेव बनी थी पी, उसके बाद क्यू आर एस टी, ये हो गई एक कार्डियक साइकिल। ठीक है, जैसे ही ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, पहली वेव बनेगी, दैट इज पी। पी बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। याद करना, वेव डीपोलराइजेशन की भी बनती, री की भी बनती। पी बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। क्यू आर एस, क्यू बताता है कि वेव अब पहुंच चुकी है वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा शॉर्टली आफ्टर क्यू। पक्का है, ऊपर देख, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा शॉर्टली आफ्टर क्यू। क्यू आर एस को एक साथ बोला जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल लीड्स टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी समय एट्रिया रीपोलराइज हो रहा होगा, लेकिन उसकी वेव दिखती नहीं है। क्वेश्चन आएगा, ईसीजी में किसकी वेव नहीं दिखती है? एट्रिया के रीपोलराइजेशन की। एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। क्यू आर एस गिन के हम नंबर ऑफ हार्ट बीट बता सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप ईसीजी करते हो तो आपका अगर नॉर्मल ईसीजी है तो एक बार आ जाओ मेरे साथ, छम 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 वाला डांस करना है। राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट एंकल, छम छम छम। आज मैं नाचू छम छम छम, बोलो। और अगर आपको डिटेल में ईसीजी करना है भाई साहब, तो मल्टीपल लीड आपकी कहां पर लगाई जाएंगी? चेस्ट पे। नहीं, हाथ में तो लगाओगे, हाथ पांव में, लेकिन चेस्ट में आप ढेर सारी अलग से लगाओगे, ओवर एंड आउट। अब इधर देखो बोर्ड की तरफ बेटा, इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा। इधर ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक है। आप लोग बड़ी बेसिक बात में बड़ा फंस जाते हो, तो आप ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो, आपसे बनती है नहीं। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से कहां तक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से कहां तक, समझ पाए? ये कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं, आज के बाद कभी नहीं होगा। सिर्फ मेरी एक बात सुन लो, इधर लंग्स, बॉडी, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पक्का पक्का। जो भी आप कंपेयर करोगे वो हार्ट से करोगे। क्या करोगे? हार्ट से। मान लो ये स्टेज हार्ट है, क्या है? हार्ट, ठीक। और तुम खड़े हो जाओ, नीली शर्ट, हाँ खड़े हो, नीली, अरे खड़े हो यार, तो एक खड़ा हो जाए यार। वो मान लो बॉडी है, ठीक है, मैं ब्लड हूं। जो भी कंपेयर होगा किससे होगा? हार्ट से। हार्ट से ब्लड का निकलना, बॉडी तक जाना, क्या चाहते हो? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन ने पूछना पड़ता है। ऑक्सीजन ये ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और मेरा वापस हार्ट को जाना, दैट इज कॉल्ड
सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब वो लंग्स है, लंग्स तक हर्ट से ब्लड का लंग्स तक जाना। पता है क्यों आया हूं तुम्हारे पास आज लेने नहीं, आज दोनों चीज होगी, लेंगे भी और देंगे भी, आदान और वापस लंग से कहां को जाना, हार्ट को। दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ गए बात को? दोनों के काम भी समझ गए। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, लंग्स तक गया, आदान प्रदान। इधर देख इधर, और लेफ्ट एट्रिया तक जाना, खत्म। पल्मोनरी सर्कुलेशन कितना सिंपल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का निकलना, बॉडी तक जाना, ऑक्सीजन विटामिन न्यूट्रिएंट ये सब देना, और राइट एट्रिया में आना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसकी अगर आप ट्रिक बनाओगे तो नहीं बन पाएगी। क्या ये बात एकदम क्लियर है? हार्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है, हार्ट से निकलकर लंग्स तक जाना, लंग्स से वापस आना, पल्मोनरी। हार्ट से निकलकर बॉडी तक जाना, बॉडी से वापस आना, सिस्टेमिक। बात खत्म। अब बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की। कैपिलरी से शुरू, कैपिलरी पर खत्म। दैट इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। हर उस जगह पोर्टल सिस्टम होना चाहिए जहां पर एक अंकुश डाल रहा और दूसरा अंकुश निकाल रहा है। अच्छा, अब याद करो, मैंने कहा था इंटेस्टाइन और लिवर के बीच हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, किडनी और लोअर पार्ट, याद आया? अच्छा, एक पढ़ाया था हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, याद करो, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ये बता दिए तो आज मीरा नाचेगी। पीछे वाले जवानों, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम एंटीरियर या पोस्टीरियर? बहुत प्यारा, बहुत सुंदर जवाब दे रहा हो, बहुत सुंदर, माशाअल्लाह। अब देखो, रेगुलेशन ऑफ, दिमाग में बुखार चढ़ने लगा, रेगुलेशन ऑफ हार्ट। देखो, दिल हमारा मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, कोई बाहर से आके एक्साइट नहीं करा सकता है, दिल के अंदर ही ऐसे नोड है। इसी वजह से अगर ब्रेन का हार्ट से कनेक्शन काट दो, दिल तब भी धड़केगा लेकिन 72, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी को ब्रेन का कौन सा पोर्शन कंट्रोल करता है? मेडुला। कौन डला? मेडुला। अब मेडुला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से सिंपैथेटिक के माध्यम से हार्ट बीट को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, या बोल दो कार्डियक साइकिल जल्दी जल्दी चलवाएगा, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़वाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़वाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक इन सब का उल्टा, अर्थात ये सब कम करा देगा। एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला से कुछ हार्मोन निकलते हैं, वो भी आपके हार्ट रेट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कैटकोलामाइन भैया, कैटकोलामाइन जोड़ दिया, दैट इज कैटकोलामाइन। एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। एंड ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। शुरू करें? बॉडी फ्लूइड, ब्रीदिंग चले। ब्रीदिंग तो बहुत सरल मतलब बहुत सरल, कुछ नहीं है ब्रीदिंग में। शुरू होने से ब्रीदिंग का टेम्परामेंट बनने दो, 1 मिनट लगेगा, तब तक एक बार बॉडी फ्लूइड देख लो। सोचो, जिस चीज को मैं इतनी तेज खत्म कर सकता हूं उसको मुझे 15 दिन पढ़ाने में, सबसे ज्यादा बॉडी फ्लूइड तो टाइम लेता है, 15 दिन पढ़ाने में कितना पेशेंस रखना पड़ता होगा, और उतने मन से बताना पड़ता होगा कि जैसे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। बच्चों, सिंपैथेटिक का मतलब होता है सिंपैथी। मान लो मुझे चोट लग जाए तो तुम सिंपैथी रखोगे? नहीं सर। सोचो, 10 साल से यही चल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बोर नहीं होना है आपको। बोर हो जाएंगे तो काम बुरा मान जाएगा। हीमोग्लोबिन का मतलब ब्लड गाढ़ा। ब्लड है अगर गाढ़ा तो सीधी सी बात है हार्ट को ताकत लगानी पड़ रही होगी ज़्यादा, और एक सडनली मसल डैमेज इज कॉल्ड हार्ट अटैक, जो आएगा हमारे दुश्मनों को, हमें नहीं।
सोचोगे तो आएगा और नहीं सोचोगे तो नहीं आएगा। मौत सबसे रॉयल मिली तो कलाम साहब को मिली। रॉयल मौत हुई। टीचर थे और पढ़ाते पढ़ाते ही मौत हुई। ये होती रॉयल मौत। क्या कर्मों का फल मिलता है। अच्छा पढ़ लो, कल मोरल साइंस का नहीं, साइंस का पेपर है। लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशीन है, मशीन को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स वो क्या मशीन कोई है क्या? नहीं। एनर्जी पैदा करने का लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही तरीका है, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की मदद से एरोबिक, और ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही तो एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट के बनाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिल कोएंजाइम ए, जो कि जाएगा क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस। ईटीएस की लास्ट स्टेप पे ऑक्सीजन जाकर अटैक करेगी, तो ऑक्सीजन का अटैक इनडायरेक्टली की डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्लूकोज को तोड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी उससे हम लोग एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर क्या बनाएंगे? एटीपी। एटीपी को तोड़ने से जो एनर्जी मिलेगी इससे हम लोग क्या करेंगे? वन। अच्छा, लगातार आपको ऑक्सीजन चाहिए, लगातार आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करनी है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, चेस्ट पुलिंग अप एंड डाउन। ठीक है, इसका मतलब आप सांस ले रहे हैं। इस चैप्टर में चलो चेस्ट में हाथ रखा दिया। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? बात सुना करो इधर। और क्या भाई, सर्कुलेशन में हार्ट में रखाया था, और एक्सक्रीशन में किडनी पे, और लोकोमोशन में मसल्स और बोन पे, न्यूरल पे ब्रेन में। दहलीज के थोड़ा पहले ही रुक जाओ, इज्जत बची रहेगी। अच्छा ये बताओ, हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि कोई भी एनिमल आपका ब्रीदिंग कैसे कर रहा है। अगर हम बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैट फ्रॉम एंटायर बॉडी सरफेस। अच्छा आपका फ्रॉग मेरा मानना है मॉइस्ट स्किन, बकोफेरेंजियल लाइनिंग और लंग। अच्छा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क गिल। अच्छा अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब। अच्छा आपके वर्टिब्रेट में आपका फिश हो गई, आपका वो गिल्स के थ्रू करेगी। एम्फीबिया तीनों तरीके से, रिप्टाइल, बर्ड, मैमल, लंग। लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर हम बात करें हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम शुरू होता है, अब हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम शुरू होता है Pharynx is common passage for food and air. पलट इसके बाद जो लैरिंग का मुंह है इसे बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस हो, हमें बोलने दो। एपिग्लॉटिस हो या लैरिंग्स हो, ये सब कार्टिलेज के बने हुए हैं। लैरिंग्स आपका इलास्टिक है, जब खाना चबाओगे तब तो एपिग्लॉटिस खुला रहेगा, लेकिन जब खाना निगलोगे उस समय एपिग्लॉटिस बंद। अच्छा लैरिंग्स आपका कार्टिलेजिनस बॉक्स है। लैरिंग्स के अंदर पाई जाती है वोकल कॉर्ड, जिसके फड़फड़ाने से स्पीच का प्रोडक्शन नहीं होगा, साउंड। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया में आपकी कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती है। याद रखना, सामने से देखने पे कंप्लीट दिखती है लेकिन पीछे से क्या होती है? इनकम्प्लीट। अच्छा ये रिंग्स आपकी ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक पाई जाएंगी। अच्छा रिंग होने से क्या फायदा है? ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करेगा, और इनकम्प्लीट होने से, बोला ना करो बीच में यार, और इनकम्प्लीट होने से, क्योंकि होता क्या है ना, तुम बोलते हो, तुम्हें तो समझ में आ गया, जो नहीं बोल रहा होता ना वो तुम्हारी और मेरी आवाज़ों में मिक्स हो जाता, कहते किधर वाला सुने, इधर वाला सुने, इधर वाला सुने, है ना। तो अब इनकम्प्लीट वाले में क्या होगा? रिंग पाए जाने का फायदा क्या होता है? ट्रैकिया को एक ढांचा मिल जाता है, अर्थात ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करेगा। और वहीं पर इनकम्प्लीट होने से क्या, जब सांस आप अंदर खींचोगे तो ट्रैकिया का डायमीटर बढ़ने का मौका मिलेगा। अब वहीं पर अगर हम बात करें, रिंग हो, लैरिंग्स हो, एपिग्लॉटिस है, सबका सब किसका बना है? कार्टिलेज। इसके बाद आपका राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा घुमा हुआ होता है और थोड़ा पतला होता है, इस वजह से लेफ्ट की तरफ बैक्टीरिया के जाने के चांसेस कम, लेकिन राइट वाला चौड़ा होता है इस वजह से बैक्टीरिया के जाने के चांसेस ज्यादा। राइट लंग इस वजह से ज्यादा इन्फेक्ट होंगे इन कंपैरिजन टू लेफ्ट।
अच्छा, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल। याद रखना टर्मिनल ब्रोंक्यूल में रिंग्स नहीं पाई जाएंगी। अच्छा, रिंग पाई जाएंगी ट्रैकिया से आपका इनकम्प्लीट इनिशियल ब्रोंक्यूल। इसके बाद एल्वुलाई एंड देयर डक्ट। अच्छा, एल्वुलाई आपका बहुत वेस्कुलराइज्ड बैग होगा और सीधी सी बात है जहां पर आदान प्रदान हो रहा है वहां पर ब्लड के पाइप ज्यादा होंगे। अब वो चाहे गिल्स हो चाहे आपके लंग्स हो। स्किन से सांस हो रही है तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, लंग से हो रही तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। बोलो यार, गिल से ब्रैकियल रिस्पायरेशन। अच्छा, इसके बाद मैं कहूं आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, यहां तक आपका कंडक्टिंग पार्ट था। कंडक्टिंग पार्ट का काम था एयर को ह्यूमिडिफाई करना, एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर तक लाना, फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना और एयर को एल्वुलाई एंड एयर डक्ट तक पहुंचाना। एल्वुलाई एंड एयर डक्ट आपका रिस्पायरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट है, यहीं पर गैसेस का होगा आदान और प्रदान। इसके बाद मैंने आपसे कहा था आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। लंग में मसल ना हो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लंग में मसल ना होने की वजह से लंग आप खुद से ना कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं ना रिलैक्स करा सकते हैं। थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर की खासियत ये होती है कि एयर टाइट चैम्बर में जो भी वॉल्यूम में चेंज होगा वही अंदर वाले चैम्बर में भी होगा। आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम की मदद से आप अपना थोरेसिक चैम्बर बढ़ाते हैं, पीछे पीछे लंग्स फैलता जाता है। आप थोरेसिक चैम्बर कम करेंगे, पीछे पीछे लंग्स आपका कम होता जाएगा। इसका मतलब वी कांट अल्टर डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम, चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम इसकी वजह से होगा चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। एक ब्रीदिंग का मतलब होता है एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। एक बार सांस लेना, एक इंस्पायरेशन प्लस एक एक्सपायरेशन इज इक्वल टू एक ब्रीदिंग। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, इंस्पायरेशन। अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो एक्सपायरेशन। अच्छा, नॉर्मली केस में अगर ब्रीदिंग की बात की जाए तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम इस्तेमाल होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करता है, थोरेसिक चैम्बर को, अच्छा स्टर्नम को थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर, थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर, मतलब थोरेसिक चैम्बर को डोर्सोवेंट्रली बढ़ाएगा। वहीं पर डायाफ्राम जो है वो बढ़वाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर। पक्का? अच्छा, जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आपकी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्टर्नम और रिब्स ऊपर की तरफ आएंगी। बोलो, आगे और थोड़ा ऊपर। थोरेसिक चैम्बर डोर्सोवेंट्रली बढ़ा, डायाफ्राम नो। सुन लो पहले, एक क्वेश्चन है यार, इस पर रुक जाते हैं थोड़ा रुक जाते हैं। एक क्वेश्चन है, इस पर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आज खत्म ही करते हैं। कब आंसर आर्क्ड लगेगा, कब आंसर डोम शेप्ड लगेगा, कब आंसर फ्लैट लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, चलो सभी लोग एक काम करिए, ऐसे हाथ करिए, सर पे ऐसे रख के ऐसे कर लो, हो जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। बन गया? अब ऐसे लगाओ। इस समय डायफ्राम डोम शेप्ड है, तुम यहीं पे लगाओ, यहीं को। इस समय डायफ्राम डोम शेप्ड है, पक्का? डायफ्राम रिलैक्स है, अब सांस खींचना है। जिस समय इंस्पायरेशन हो रहा है, एक होता हो रहा है, एक होता हो चुका है। अब अभी यही पूछ रहे थे ना, क्यों? सही से सीख ले। यदि हो रहा है, जिस समय इंस्पायरेशन हो रहा है उस समय डायफ्राम कहलाएगा आर्क्ड, और हो चुका है फ्लैट। एक्सपायरेशन हो रहा है आर्क्ड, हो चुका है डोम। ठीक है, एक नहीं बेटा, 2-3 बार बताते हैं, जानती नहीं क्या हमें। इस समय रिलैक्स है, डोम। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है आर्क, हो चुका है फ्लैट। एक्सपायरेशन हो रहा है, हवा बाहर निकल रही है, निकल चुकी है, खत्म। क्लियर है वाली बात? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आपका डोर्सोवेंट्रली आपके थोरेसिक चैम्बर को बढ़ाएगा, वहीं पर डायफ्राम आपका एंटीरियर पोस्टीरियर। अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर इंस्पायरेशन। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स करेगी, डायफ्राम आपका रिलैक्स करेगा, अल्टीमेटली थोरेसिक चैम्बर कम होगा, डोर्सोवेंट्रली भी और एंटीरियर पोस्टीरियरली भी, और लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। वॉल्यूम कम, लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा, एक्सपायरेशन। अच्छा, मेरा मानना है एडिशनल एब्डोमिनल मसल इस्तेमाल हुई थी। इनके अलावा अगर आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, 12 से 16 बार सांस लेते हैं, स्पायरोमीटर की मदद से लंग्स से विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम को हम नापते हैं। क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? अच्छा, अब बेटा एक बात सुनना मेरी, एक सवाल मेरे मन में भी आया, मतलब टच करके निकल गया, बोला नहीं आ जाएगा। एक लाइन बोल रहे थे, उसी के बीच में एक सवाल बन गया था, बड़ा अच्छा सवाल था। हाँ देखो, अगर तुमसे एग्जाम में कहता है कि एक इंसान का डायफ्राम काम नहीं कर रहा, एक चूतिए बैठे होते हैं क्लास में, इतना सही सटीक आ गया डायफ्राम,
डायफ्राम किसी का काम नहीं कर रहा। एक बार उन्होंने कह दिया था किसी की छाती को कस के बांध दो तो सांस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। मैं क्वेश्चन पलट दे रहा हूँ, अगर छाती कस के टाइटली बांध दो और इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही तो भी वो सांस ले सकता है, क्योंकि डायाफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है। तो वॉल्यूम भाई उतना तो नहीं बढ़ रहा पर बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूँ, मान लो किसी का डायाफ्राम ही खराब हो गया, कुछ बता दे फ्रेनिक आर्टरी ब्लॉक हो गई जो डायाफ्राम को ब्लड सप्लाई देती है, और डायाफ्राम काम नहीं कर रहा है, तो सांस ले पाएगा? ले पाएगा, क्योंकि इंटरकॉस्टल काम कर रही है। समझ गए बात को? अच्छा सवाल है, समझ गए मेरी बात? दोनों में एक भी काम कर रहा होगा तो सांस लेगा, लेकिन क्या पहले जैसा ले पाएगा? नहीं। चलो अब बेटा एक काम करो, इधर बाइज्जत एक स्टूल लाओ, खड़ी हो जाओ बेटा, खड़ी हो मुन्ना, खड़ी हो लाओ। अब सभी लोग मेरे साथ आ जाओ, अपन एक एक लाइन पढ़ेंगे। और तो खियारिन क्या चल रहा है? हाँ, वो किताब पढ़ लिया? पढ़ रहे हो? कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया? टेबल याद हो गई? कहाँ तक की? भूल जा रही है? भूल 20 तक तैयार कर लो, 20 तक की टेबल हमेशा याद होनी चाहिए। भूल जा रहे हैं। हिंदी में याद करो कि इंग्लिश में? हिंदी में याद करो। हिंदी की गिनती नहीं आती है? ओह माय गॉड, हिंदी में ज़्यादा है। 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 13 शब्द ताल है ना। इंग्लिश में 13 1 13 ना हो पाए। देखो जब भी अपन टेबल याद करते हैं ना तो मामला कहाँ गड़बड़ाता मालूम है? 7 और 8 पे। जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई अपन 7 से करते हैं या 8 से करते हैं तो वहीं पर हमारी टेबल भूलती है। तो 7 8 को स्ट्रेस ज़्यादा दो, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना तो शुरू वाला सब याद रहता है। 14 सत्ते में एक बार गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। 14 सत्ते, ठीक है। 1352, 13 65, 78। अब फिर आप मन में जोड़ रहे हो तो एक्चुअली में है ना। तो 7 और 8 पे फोकस कर लो, टेबल अपने आप याद हो जाएगी। शुरू वाला तो तुम जोड़ के ही निकाल लेते हो, वो बोली ऐसे रहो तो 13 में 13 26 है ना। तो 7 और 8 पे फोकस करो ऑटोमेटिकली। और क्या पढ़ा? अब आगे बढ़ो। सभी बच्चे नॉर्मली सांस ले, 500 ml टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली सांस छोड़े, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। देखो रिवीजन होगा तो परफेक्ट होगा, ठीक है। अब चाहे जैसे हो, ठीक है। ये मत करो कि बस निपट गया, अच्छे से करो, पढ़ो। नॉर्मली जितना सांस लेते हैं या नॉर्मली जितना सांस छोड़ते हैं, देखो इंग्लिश में लिखा है 6000 से 8000। रिजर्व मतलब बचाया हुआ, ठीक, इमरजेंसी के लिए। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली सांस लो और सांस खींचो। नॉर्मली सांस लेने के बाद एडिशनल आपने जितनी और खींची, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप ताकत लगाकर फोर्सफुली खींचते हैं, दैट इज IRV 2500 से 3000। सबको क्लियर है? अब ERV नॉर्मली या नॉर्मल? पहले नॉर्मल सांस लो, अब नॉर्मल सांस छोड़ो और छोड़ने की दम है, लेकिन उसे हम नॉर्मली नहीं छोड़ते हैं। ERV जो कभी ना निकले 1100 से 1200 और ERV है 1000 से 1100। वॉल्यूम जोड़ते जाइए, कैपेसिटी बनाते जाइए। पन्ना पलट दीजिए, पलटो बस, पलटे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सांस टोटल खींचने की ताकत। खींच बेटा, क्या लिया? टाइडल, और खींचो, IRV, खत्म। TV प्लस IRV 3500। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, सांस छोड़ने की ताकत। टाइडल लोगी तब छोड़ोगे ना, टाइडल लो, अब छोड़ो नॉर्मली, टाइडल और छोड़ो। टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। अब रुक जाओ। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनली मतलब नॉर्मली,
रेसिड्यू मतलब बचा हुआ। नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस छोड़ो। अभी भी दो चीज बची हुई है, ERV और RV। समझ गए? फंक्शनली मतलब नॉर्मल। पक्का? ERV भी निकाल दोगे तो क्या बचेगा? RV। वाइटल कैपेसिटी, इससे लंग्स की जीवंतता देखते हैं, दम कितना है। पूरी ताकत से सांस भरने के बाद जितना पूरी ताकत से छोड़ दो, या पूरी ताकत से छोड़ने के बाद जितना सांस ले लो, जिसमें तीन चीजें आएंगी, ERV, TV और IRV। इसमें RV जोड़ दो तो टोटल लंग कैपेसिटी दैट इज 5600। वाइटल कैपेसिटी 4800। क्या एकदम क्लियर है वाली बात? क्लियर हो तो हाँ बोल दो बेटा। बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग यार। एक मिनट, वाइटल कैपेसिटी कितनी बोली? 4600 और टोटल 5800। क्लियर है वाली बात? बात कर अब बेटा, एकदम समझ गए ना? रेसिडुअल वॉल्यूम जो कभी ना निकले, पूरी ताकत से छोड़ दो। नॉर्मली छोड़ो तो जो रह जाए वो क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ ही नहीं पा रहे हो यार? हाँ क्या? FRC, अभी भी FRC। फंक्शनल मतलब नॉर्मल। नॉर्मली लंग्स में जो हवा बनी रहे, नॉर्मली क्या बना रहता है? एक आपका ERV रहता है जो आप इमरजेंसी में निकालते हो, और एक आपका RV होता है जो आप कभी नहीं निकालते हो। तो नॉर्मली दो चीज़ तो हमेशा रहेगी ना, ERV और RV। फंक्शनली मतलब नॉर्मली, नॉर्मली बची हुई कैपेसिटी, नॉर्मल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मली क्या क्या बचा रहता है? ERV जो आप इमरजेंसी में निकालोगे, और RV। क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। आइए बात करते हैं आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो तीन चीजें आपकी गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला है प्रेशर डिफरेंस, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों सॉल्युबल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है। और तीसरा और आखिरी है आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। यहां पर गैसेस एक्सचेंज दो जगह पर होता है, एल्वेलाई और ब्लड और सेल, वही टिश्यू। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई, पक्का। सेकेंडरी में क्या आएगा आपका? टिश्यू। अच्छा अगला याद करिए बेटा, मैंने आपको कहा था कि तीनों मेम्ब्रेन में क्या क्या आई थी? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, बेसमेंट सब्सटेंस, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलाकर बेसमेंट सब्सटेंस, और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तीनों मिलाकर साइज 1 mm से कम था। तो भाई ये तीनों फैक्टर आपके फेवर कर रहे हैं गैसेस के एक्सचेंज का। अब चलो सबका सुनाओ। तो क्या 45 करके दिखाएं क्या? 45। एल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, वहीं पर और कार्बन डाइऑक्साइड 40, ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन 95, कार्बन डाइऑक्साइड 40, डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन 40, कार्बन डाइऑक्साइड 45, सेल के अंदर ऑक्सीजन 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3। याद आया? सब किसमें है? MMHg। पन्ना पलटो, खत्म। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, पन्ना पलट बेटा। अब आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगर 100% ऑक्सीजन है तो 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट। 200% इस पे सवाल नहीं होगा ना तो पेपर फाड़ देना, क्योंकि पेपर बनाने वाले ने पेपर सही से सेट नहीं किया। इस टॉपिक पे सवाल जरूर होना चाहिए, ठीक है? पेपर फाड़ देना नीचे से थोड़ा सा। कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट, 20 से 25 कार्बामीनो। ये पक्का फंसाने की कोशिश करेंगे योगेंद्र सर, कार्बोक्सी करेंगे उसको, तो ध्यान रखना उसको। कार्बामीनो और कार्बोक्सी में ध्यान रखना, ठीक है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व या अनडिसॉल्व, डिसॉल्व हो सकता है, इसमें भी घुमाया हो, डिसॉल्व और अनडिसॉल्व में ध्यान रखना। क्लियर? अब सुनो, उन्हें पता नहीं मेरे स्टूडेंट है, चीर के रख देंगे पेपर, क्यों भाई? अगला, अब सुनो मेरी बात। जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच बनाते हैं। कर्व कुछ ऐसा आया था सिग्मोइड। मैंने कहा था 30 mm पर 50% हीमोग्लोबिन किसमें बदल जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो परसेंटेज, बेटा ऊपर देखो ना यार,
परसेंटेज सेचुरेशन कितना आया 50%, कितने mmHg पे 30 mm, दैट इज कॉल्ड P50। एकदम क्लियर है। अब कर्व या तो राइट भी जा सकता है और लेफ्ट भी जा सकता है। राइट जा रहा है तो हीमोग्लोबिन से लगाओ 50 से कितना हो गया कम, अब उसी 30 पर 50 से कम हो गया। लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसी 30 पर 50 से ज्यादा हो गया, तो राइट साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका कम बनेगा, लेफ्ट साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। एकदम क्लियर है बेटा, पक्का। अच्छा इधर सुनो, इधर अभी मैंने पोरवाल से पूछा, अरे भैया यार आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे भाई तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा वाला है। तो कह रहे बस 2 चीज मत मांगना, बाकी तुम मेरे लखते जिगर हो तो मेरी जान मांग लो। हमें पता था पहला पैसा बोलेंगे, वो आप इनसे 10 रुपये नहीं ले पाएंगे। अपने बर्थडे के दिन हमको पार्टी दी, पूछो क्या कैन भाई, ये लोग अमन का कि सर आज तो सर डरे, कैन बिल्कुल मेरे भाई 15 रुपये निकाले, कैन भाई 2 समोसा तुम 2 समोसा तुम। अमन कह रहा सर इसमें तो 2-4 समोसा ही नहीं आएगा, कैन एक कर लेना, एक आधा कर लेना। पानी तुम्हारे भाई की तरफ से, आओ कोचिंग पानी लगवाओ इनके लिए, और कहते दूसरी मेरी क्लास ना मांग लेना। कहते 2 चीज़ों को मेरी मांग लेता मेरी जिंदगी निकल जाती, आज हम तीसरी चीज मांगेंगे। बड़ा कहते थे ना लास्ट ईयर, छू लेने दो छू लेने दो, आज मुझे छू लेने दो। अब सुनो मेरी बात, राइट साइड जाएगा ऑक्सीमोग्लोबिन कम, लेफ्ट साइड जाएगा ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा। क्लियर हो तो सब लोग बोल दो हाँ। ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा, टेम्परेचर कम ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा, H+ कम ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा, H+ टेम्परेचर CO2 ज्यादा ऑक्सीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कम ऑक्सीमोग्लोबिन कम। तो खत्म। इधर इधर की कंडीशन समझ के क्या क्या होगी, अचार खाए किधर जाएगा राइट, इन्हीं लोग के राइट जाता होगा भाई, स्टमक तुम्हारा लेफ्ट। अरे नहीं नहीं कोमल गुप्ता करे ना, कोई लॉजिक नहीं था, ये सार्कास्म था। इधर आओ इधर आओ, तो समझ गए ना, राइट साइड जाएगा मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन का, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया ज्यादा, H+ क्या हो गया ज्यादा। इसको सिर्फ तुम समझ सकते हो और हम समझ सकते हैं। CO2 क्या हो गया ज्यादा, ऑक्सीजन क्या हो गया कम। इन सब का उल्टा आपका किधर चला जाएगा, लेफ्ट। अच्छा अब इधर देखो बेटा, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, थोड़ी मोड़ी मात्रा में प्लाज्मा में पाया जाएगा। जहां तक कि मेरी अंतरात्मा कह रही होगी सर इस पे भी सवाल रखे होंगे और थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का रखे होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का। मम्मी कसम नहीं देखा, हम बिल्कुल नहीं देखते पेपर, हम देख लेंगे तो गलत बात है ना, ये फिर तो ये तो रिवीजन थोड़ी हुआ तो पेपर आउट हुआ। ये पता है कि तो टीचर क्या रख सकता है, ये पता चल जाता है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। इधर आओ, तो पेपर वो बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा, बिल्कुल वो नीट का कॉपी मार देता है। और हम अगर पेपर बना दिए तो बेटा पहले आशीष सर अलग पढ़ाते थे, हम अलग मिल के हम लोग ब्रह्मास्त्र कराते थे, ठीक है मिल कराते थे। तो आशीष सर का बार बार कंप्लेंट, आशीष सर के बच्चों तो फिजिक्स में आप लोग ने कैसा किया, बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक। तो बच्चे कहते सर फिजिक्स देख ही नहीं पाए सर 3 घंटे तो बायो में लग गए। पेपर ऐसा बन ही जाता हमसे, इसलिए आशीष सर ने मना कर रखा भाई इसके हम पेपर देना नहीं, किसी एक पेपर हम सुर्रा छुआ देंगे, तुम देखना पता नहीं चलेगा तुम लोग को, और तुम लोग उसको भी लगा ले जाओगे। बताएंगे नहीं। अच्छा बेटा जब मेरा क्वेश्चन आएगा ना तुम अपने आप समझ जाओगे ये सही का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 टूट जाएगा H+ HCO3 माइनस। इसका मतलब जब CO2 ज्यादा होगी तब H3 क्या होगा ज्यादा, मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन कम। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड, दोनों तरफ चलवाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट। याद आया, हैमबर्गर फेनोमेना पे क्वेश्चन नहीं रखा गया होगा 100% मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूँ जब रिवीजन हो तो कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पर याद रखो मैंने कहा था जब बाइकार्बोनेट सेल से निकल के किसके अंदर जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा। तो बेटा नहीं सॉरी, ये पूरी रिएक्शन ही आरबीसी में चल रही, सॉरी। बाइकार्बोनेट जब बाहर आएगा तो क्लोराइड आयन अंदर जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फेनोमेना। अब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से होता हुआ किसके पास पहुंचेगा, लंग्स में आते ही ये आपका बाइकार्बोनेट वापस घुस जाएगा किसके अंदर, आरबीसी। रिएक्शन पलट जाएगी, CO2 लंग से बाहर और पानी निकल जाएगा। बोलो समझ में आ गया भैया। अच्छा फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही होगी सेल की तरफ, बैकवर्ड रिएक्शन चल रही होगी टिश्यू की तरफ। हाँ
रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। हाँ अरे मतलब क्या, अरे तुम्हें लगता है भाई कोई ले पाएगा? हाँ बेटा क्या बोल रहे थे एक बार और? अच्छा, फॉरवर्ड बोला टिश्यू और बैकवर्ड बोला तो सही तो बोला, सेल ऑफ लंग्स। इधर पागल हो गए हो क्या यार, तुम पूरी बात नहीं सुनते हो यार मोटो। हाँ इधर सुनो मेरी बात, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में आपके दो सेंटर है, पी से पॉन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पॉन्स पे मौजूद न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेडला में मौजूद रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर से जाकर कहता है ड्यूरेशन को घटा दो, ब्रीदिंग को बढ़ा दो। तीन कीमोसेंसिटिव एरिया, आर्क ऑफ एओर्टा, कैरोटिड आर्टरी और आपका मेडुला के रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के बगल में। बोलो यार, याद रखना पटक के मारता हूं मैं। हाँ, ऑक्सीजन का रोल एक्सचेंज में भी है, ट्रांसपोर्ट में भी है, लेकिन रेगुलेशन में नहीं है। पक्का CO2 और H+ को पकड़ लेते होंगे कीमोसेंसिटिव एरिया। क्लियर है? नाउ डिसऑर्डर ऑफ ब्रीदिंग गाइस एंड भैंसेस। मैं तुम्हारी तरफ देख के नहीं बोला, तुम्हारी तरफ देख के बोलता। पहला आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। पक्का ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में सूजन, जिसकी वजह से व्हीजिंग साउंड आएगा, सांस लेने में आसानी होगी, डिफिकल्टी। पक्का। अगला आता है एम्फाइसीमा, मेन कॉज सिगरेट स्मोकिंग। एल्वोलाई की बॉल क्या हो जाती है? डैमेज। पक्का, एल्वोलाई की बॉल क्या हो जाती है? डैमेज, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तीसरा आता है ओसीडी नहीं सॉरी वो अलग होता है। हाँ, ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, पेशा संबंधी बीमारी। स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, नहीं बेटा, जो स्टोन तोड़ते हैं वहाँ पर धूल बहुत उड़ती है। शुरू में तो डस्ट सेल खा लेती है, लेकिन बाद में लंग्स में फाइब्रस टिश्यू जम जाते हैं और बाद में लंग्स का फूलना पिचटना, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? कम। ऐसे वर्कर को पहनना चाहिए मुंह पे अपने बनियाइन। अच्छा, क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? एंड ऑफ रिवीजन ऑफ ब्रीदिंग का भी रिवीजन कंप्लीट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का भी कंप्लीट। अब मेरा टर्न है, तुम बोल लिए जितना बोलना था, अब हम बोलेंगे। चलें? सुनिएगा। मन से एकदम बिटिया 5 मिनट रुक जाओ बस, 5 मिनट। पानी पीना है? झूठा होता है मेरा पानी? झूठा मानती है? अरे बाप, तुम झूठा कर दो हम भी, हमको दिक्कत नहीं होती। ये सब मानते हो, को और झूठा मानना। लेट्स स्टार्ट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। शुरू करें। सबसे पहले आता ही हमने आपको बताया था कि आपकी सारी सेल ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डालती हैं। वॉल्यूम कम करूं? मेरा बढ़ता चला जाएगा। शुरू सही है। सबसे पहले आते हैं हम लोगों ने बात की थी, आपकी सेल ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड डालती है। लगातार आपकी सेल को ऑक्सीजन चाहिए और जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, इसके लिए जरूरी है सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं पर अगर हम बात करें स्पॉन्जेस और आपका सिलेंटेड, दोनों के दोनों पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गैसों के आदान प्रदान के लिए, सब्सटेंसेस के आदान प्रदान के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए वाटर कैनाल सिस्टम, वो सिर्फ पोरीफेरा में पाया जाएगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका इकोनोडर्मेटा में पाया जाएगा। आपके हायर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका ह्यूमन हो गया, ये दो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, एक कहलाता ब्लड और एक कहलाता लिम्फ। ब्लड की बात करें, ब्लड आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली कनेक्ट करता है, बल्कि इसलिए हम लोग इसे कनेक्टिव कहते हैं क्योंकि बॉडी के डिफरेंट अंगों को कनेक्ट करता है बाय ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस फ्रॉम हियर टू देयर। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा था स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास तीनों चीजें होती हैं, आपका सेल भी होती है, आपका मैट्रिक्स भी होता है, इसके साथ साथ फाइबर होता है। ब्लड में आपका फाइबर नहीं पाया जाता है, इस वजह से ब्लड आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हुआ। ब्लड आपका दो चीजों से बना है, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा आपका 55% बनाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट आपका 45% बनाता है। प्लाज्मा आपका स्टॉक कलर होता है, विस्कस होता है, 90 से 92% आपका पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होती है। वैसे तो प्लाज्मा में 70 प्रकार की प्रोटीन होती है, लेकिन मेजर प्रोटीन आपकी 3 प्रकार की होती है, फाइब्रोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग कराता है, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस कराएगा, वहीं पर ग्लोबुलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म कराएगा। प्लाज्मा में मिनरल भी पाए जाते हैं, नमक, कमक, गैस, CO3- ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड आपका ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। वहीं पर हम बात करें जो मिनरल होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में नमक, कमक, गैस, CO3-, वहीं पर
जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सब के सब इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, एक्टिव तभी होंगे जब आपके हाथ पे कट लगेगा। इसके बाद फॉर्म एलिमेंट 45% बनाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी प्लेटलेट, आरबीसी आपका एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी आपका ल्यूकोसाइट है, वहीं पर आपका प्लेटलेट आपका थ्रोम्बोसाइट है। अच्छा, आरबीसी की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। एरिथ्रोसाइट दूसरा नाम होता है बाइकॉन्केव शेप होता है। मोस्ट मेमल के पास आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए हटाया था ताकि आपका आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन हम और डाल सकें। हीमोग्लोबिन आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, अर्थात 8 एटम को पकड़ेगा। हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों आपकी बोन मैरो बनेंगे, तीनों का ग्रेवयार्ड एक सेम है, तीनों का ग्रेवयार्ड आपका स्प्रिंग है। आरबीसी आपकी 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होती है, अर्थात की बॉडी की मोस्ट एबंडेंट सेल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन आपका 12-16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी आपकी कलरलेस होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। और जब आपको हीमोग्लोबिन डालना है तो न्यूक्लियस निकालना क्यों, तो डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होगा, 6,000 से 8,000 पर एमएम क्यूब होगी। लेस देन 10 डेज की लाइफ साइकिल होती है। अगर ग्रेन्यूल है तो ग्रेन्युलोसाइट नहीं होते, ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की, बेसोफिल, यूसोफिल, न्यूट्रोफिल। वहीं पर ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1%, यूसोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, आपका मोनोसाइट 6 से 8%, वहीं पर लिम्फोसाइट 20 से 25%। बेसोफिल सीरोटोनिन पेनिसिलिन निकालेगी, इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराएगी, एलर्जी और इन्फेक्शन दौरान यूसिनोफिल बढ़ जाएगी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर आपका फेगोसाइटोसिस कराती है। आपका लिम्फोसाइट आपकी इम्यूनो रिस्पांस करते हैं, सारी सेल आपकी बोन मैरो बनती है, चाहे बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट। लेकिन मैच्योर कहां पर हो रही है, बोन मैरो में मैच्योर हो रही है, तो बी लिम्फोसाइट थाइमस में जाकर मैच्योर हो रही है, तो टी लिम्फोसाइट। इसके बाद मैंने आपको कहा था थ्रोम्बोसाइट दूसरा नाम प्लेटलेट होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब होती है। प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, अधिकतर केमिकल आपके क्लॉटिंग कराते हैं। डेंगू में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात आपका क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, अर्थात क्लॉटिंग देर से भी लॉस ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगा। इसके बाद ब्लड को पढ़ाया था मैं, 3 नियम बताए थे। नियम नंबर कॉमन रूल, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। एबीओ ग्रुप में 2 एंटीजन पढ़े थे, आरएच में 1 एंटीजन पढ़े, दैट इज आरएच। एबीओ में आपके 2 एंटीजन, दैट इज एंटीजन ए, एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए लेकिन एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी, एंटीबॉडी एब्सेंट होने की वजह से ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। वहीं पर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, जिसमें एंटीजन दोनों नहीं, लेकिन एंटीजन दोनों नहीं होने की वजह से क्यों जो देता है उसका एंटीजन देखते हैं, सबको ब्लड दे सकता है एंटीबॉडी, लेकिन इसके बाद दोनों प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था 80% ह्यूमन में आपके आरएच फैक्टर पाया गया और मक्का मुलाटा अर्थात रेसस मंकी में पाया गया, अर्थात आरएच फैक्टर अगर है तो आरएच पॉजिटिव नहीं है तो आरएच नेगेटिव। इसमें एक केस, 2 केस बताया था, एक ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी का कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था किसी में भी आरएच एंटीबॉडी नेचुरली नहीं पाई जाती, जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगा, जो एंटीजन नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस के केस में आपका बाप आरएच पॉजिटिव होता है, मां आरएच नेगेटिव होती है, बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है, मां नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मां और बच्चे का ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, लेकिन डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे का खून मिल जाता है। बच्चे पे तो कोई आंच नहीं आती है क्योंकि मां खुद आरएच नेगेटिव है, लेकिन मां के अंदर जो बच्चे का ब्लड जाता है तो बच्चे के पास आरएच एंटीजन होता है, जिसके खिलाफ आरएच एंटीजन के खिलाफ मां आरएच एंटीबॉडी बना लेती है, लेकिन पहले बच्चा तब तक निकल जाता है। अगर हमने पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद जो आरएच एंटीबॉडी बनी है, अगर हमने मां को एंटी आरएच एंटीबॉडी दे दी तो दूसरे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा अगर नहीं दी तो दूसरा बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव हुआ, आरएच एंटीबॉडी छोटी होती है, मम्मी के ब्लड से निकलते हुए प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे के ब्लड में जाएगी और बच्चे के आरएच एंटीजन से जाकर चिपक जाएगी, अल्टीमेटली आरबीसी ब्लास्ट करेगी। आरबीसी ब्लास्ट होने के बाद आपका हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन लिवर के पास जाएगा, बिलिरुबिन बढ़ लेगा, जिसकी वजह से आपका जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा, सीवियर केसेस में आपकी डेथ होगी। इसके बाद मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग कहा था, इंजर टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर निकलता है, प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर निकलता है, कैल्शियम प्रोटीन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन को फाइब्रिन बदलेगा, फाइब्रिन का डेड एंड डैमेज फाउंड एलिमेंट इज इक्वल टू ब्लड क्लॉट। अगर हमने आपसे कहा था ब्लड से डायरेक्ट सेल आपका ऑक्सीजन नहीं ले सकता, याद रखना कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। वहीं पर अगर हम लिम्फ की बात करें, जिसको हम आमतौर पर टिश्यू ब्लड कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है, टिश्यू ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, लिम्फ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ब्लड से सेल आपकी डायरेक्ट ऑक्सीजन न्यूट्रन नहीं ले सकती है, बीच में लिम्फ मिडिलमैन की तरह काम करता है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी वाटर अलोंग विद वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लीविंग लार्जर प्रोटीन, छोटी वाली आ जाएंगी, विटामिन हार्मोन मिनरल इन सारी चीजों को लेकर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा या टिश्यू फ्लूइड कहलाएगा, जिससे सेल अच्छी चीजें ले लेंगी, गंदी कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया डाल देंगी और ये जैसे लिम्फेटिक वेसल में जाएगा इसका नाम पड़ जाएगा लिम्फ। लिम्फ आपकी जाकर मेजर वेन से मिल जाएगा, मेजर वेन में ब्लड बह रहा होगा, अर्थात लिम्फ और ब्लड अब मिल चुके हैं। अच्छा, इंटेस्टाइनल विलाई में आपके लैक्टेल पाए जाते हैं जो कि आपका फैट का एब्सॉर्प्शन करते होंगे। इसके बाद सर्कुलेटरी बात दो प्रकार का, ओपन और क्लोज। आर्थ्रोपोडा मोलस्का एक हेमिकॉर्डेटा, ये आपके ओपन का एग्जांपल है, वहीं पर आपका एनालिडा और कॉर्डेटा क्लोज का एग्जांपल है। क्लोज में फ्लो ऑफ फ्लूइड आपका प्रेशर रेगुलेटेड होता होगा, ओपन में आपका हीमोसील या साइनस बोल दीजिए, ऑस्टियस होता हुआ हार्ट होता हुआ एओर्टा और वापस आपका बॉडी में। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा था जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबका मस्कुलर चैम्बर हार्ट होगा। फिश की बात करें 2 चैम्बर हार्ट होगा। फिश में आपका ब्लड बॉडी से आने और बॉडी में जाने तक हार्ट से एक ही बार गुजरता है, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा, दैट इज वेनस ब्लड। हार्ट से गिल्स से आपका बॉडी से वापस हार्ट,
एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हर्ट है। एम्फीबिया रेप्टाइल के पास आपका 3 चैम्बर्ड हर्ट है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, लेकिन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा नहीं बनने की वजह से वेंट्रिकल एक ही रहता है। राइट साइड से डीऑक्सी, लेफ्ट साइड से ऑक्सी, दोनों एक जगह एक वेंट्रिकल में जाकर मिल जाते हैं, दैट इज मिक्स सर्कुलेशन। वहीं पर एम्फीबिया, वहीं पर क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर्ड हर्ट है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, कोई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा बन चुका है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन अलग होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग होता है, अर्थात बर्ड, मैमल और क्रोकोडाइल में डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें आती है, आपका हर्ट हो गया, आपका ब्लड वेसल हो गया, इसके साथ साथ हर्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया, इसके साथ साथ आपका ब्लड। आपके ये तीनों के ओरिजिन मेसोडर्म होती है। हर्ट आपका मेसोडर्मली ओरिजिन होता है, तो ऐसे कैविटी में रखा हुआ है, दोनों लंग्स के बीच में रखा हुआ, थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। इसके बाद आपकी बात करें हर्ट आपका 4 चैम्बर है, ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल में वेंट्रिकल मोटा होता है क्योंकि वेंट्रिकल की दीवारें इसलिए मोटी ताकि वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर पाए। लेकिन राइट और लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, राइट वाले को सिर्फ लंग्स तक, तो राइट और लेफ्ट में लेफ्ट वाला आपका मोटा हो गया। अच्छा, एट्रिया से मोटा राइट वेंट्रिकल सबसे मोटा लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टा, 2 एट्रिया के बीच में इंटरएट्रियल सेप्टा, इंटरएट्रियल सेप्टा पतला होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा मोटा होगा और एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टा भी पतला होगा, लेकिन ये फाइब्रस भी होगा, मस्कुलर फाइब्रस होगा। वो ऐसे तो पूरा हर्ट मस्कुलर है। इसके बाद मैंने आपको कहा था जैसे आपका लंग्स के ऊपर आपका डबल वॉल बैग पाया जाता है, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा बोलते हैं, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड। वहीं पर हर्ट में आपका पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम जो होता है इसके अंदर पाया जाएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को कम कर देगा। इसके बाद मैंने आपको कार्डियक मस्कुलेचर की बात, उसके बाद मैंने आपको कहा था ऊपर से गंदा ब्लड सुपीरियर में कहा, नीचे से गंदा ब्लड इंफीरियर में कहा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी आर्क ऑफ है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स आदान प्रदान, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। अच्छा, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, बाइकस्पिड का दूसरा नाम मिट्रल वॉल। वहीं पर पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा के मुंह में पाए जाएंगे सेमिलर वॉल। इसके बाद मैंने कार्डियक मस्कुलेचर की बात की थी। एसए नोड जो कि पेस में कहलाता है, 70 से 75 पर मिनट ओबिलिटी पैदा करता है, हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी मेंटेन करता है। वहीं पर एवी नोड आपका पेस सेटर होता है। एसए नोड, एवी बंडल आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पे जाकर खुलता है। उसके बाद ये जाकर एवी बंडल नीचे जाकर जहां से टूटा वो है बंडल ऑफ राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुर्किल्जे फाइबर। ये आपका जो कार्डियक मस्कुलेचर है, इंटायर कार्डियक मस्कुलेचर आपका स्टिमुलस दे सकता है, बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका एसए नोड करता है। दैट्स व्हाई एसए नोड इज आल्सो नोन एज पेस मेकर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल में आपका सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल था। जॉइंट डायस्टोल में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक चैम्बर की तरह काम कर रहे थे। ऊपर से पल्मोनरी आर्टरी, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड लगातार जा रहा था। इस समय जो आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन था, लेकिन सेमिलुनर आपका क्लोज था। लेकिन तभी क्या हुआ, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी। बिजली पैदा करने के बाद दोनों एट्रिया एक समय पे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 30% ब्लड वेंट्रिकल में चला गया। अब ऐसे नोड से होते हुए पुर्किल्जे फाइबर वेंट्रिकल की वॉल तक पहुंच गया। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल पे, कोऑर्डिनेट आपके बंद हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट आपके टाइट हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे। पहला हार्ट साउंड डेवलप होगा, दैट इज लब। जब और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और प्रेशर बढ़ेगा, अल्टीमेटली सेमिलुनर वॉल ओपन, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपका अब हार्ट के रिलैक्स होने का समय आ गया। याद रखना, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था एट्रिया से रिलैक्स कर रहा था। इसके बाद वेंट्रिकल जब आपका रिलैक्स होना शुरू करेगा, जब वेंट्रिकल थोड़ा सा रिलैक्स करेगा तो ब्लड बैक फ्लो मारने की कोशिश करेगा, सेमिलुनर आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद वेंट्रिकल जब और रिलैक्स होगा तो एट्रिया के ब्लड प्रेशर की वजह से आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे, जॉइंट डायस्टोल दोबारा आ जाएगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब था एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड निकालता है, स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड निकालता है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर 70 गुणा 72 इक्वल टू 5040 ml, दैट इज 5000 हमारा कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट हम अल्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। इमरजेंसी ज्यादा है, नॉन इमरजेंसी कम है। इस आपका जो एथलीट होते हैं वो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट दोनों को अल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड लंप जो कि ट्राई बाई बंद होने पे आएगा, सेकंड हार्ट साउंड डब दैट इज सेमिलुनर बंद होने पे आएगा। इसके अलावा कोई साउंड आएगा तो इसका मतलब हार्ट में कोई दिक्कत है, अर्थात ये दोनों साउंड आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की होती है। एक कार्डियक साइकिल आपकी 0.8 सेकंड की होती है। मैंने आपको कहा था ब्लड के 3 पाइप हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी और वेन में बस अंतर इतना है कि वेन में ट्यूनिका मीडिया पतला हो जाता है, ल्यूमेन चौड़ा हो जाता है। आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया मोटा होता है तो ल्यूमेन कम हो जाएगा, सिर्फ ट्यूनिका इंटेमा रह जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा कैपिलरी। अर्थात सबसे बाहर आर्टरी वेन में आपके ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है जिसमें कोलेजन फाइबर है, बीच में स्मूथ मसल होती है मीडिया में और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। बात खत्म। आर्टरी वेन में आर्टरी का ल्यूमेन कम होता है, वेन का ल्यूमेन ज्यादा होता है। वहीं पर आर्टरी की दीवारें मोटी होती है, वेन की दीवारें पतली होती है, क्योंकि आर्टरी को ज्यादा ब्लड प्रेशर झेलना होता है, की दीवार मोटी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपसे कहा था हिपैटिक वोल्टन सिस्टम, ईसीजी में पी आ गया, मतलब बंदी गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया। अर्थात आपके राइट रिस्ट लेफ्ट एंकल पे आपके लीड लगाते हैं। डिटेल एग्जामिनेशन करना होता है, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। पी वेव आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताता है, which leads to contraction of both ventricle। इसके बाद आपका एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। क्यूआरएस इनकम बता सकते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट। हिपैटिक वोल्टन सिस्टम जो होता है वो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में पाया जाता है, ताकि जो कुछ आप खाएं पहले लिवर देखिए, उसे चेक करें सही है कि नहीं। अगर कोई गलत चीज लिवर निकाल के उसे मेटाबोलाइज करके खत्म कर दे।
इसके बाद रीनल पोल्टर सिस्टम आपका फ्रॉग में पाया गया था। रीनल पोल्टर सिस्टम आपका किडनी और फ्रॉग के लोअर पार्ट के बीच में होता है। हाइपोफाइसल आपका एडेनो हाइपोफिसिस और हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जाता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। इसके बाद आपका आया था पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स तक ब्लड जाना, लंग्स से वापस आना, बॉडी से बॉडी तक जाना, बॉडी से वापस आना। अच्छा, हार्ट से लंग्स तक जाना मतलब राइट एट्रिया से लेकर राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रिया तक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो गैसेस का आदान प्रदान कराएगा। वहीं पर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रिया तक आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन जो बॉडी को ऑक्सीजन, हार्मोन, विटामिन, ये सारी चीजें देगा। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। हार्ट का अगर ब्रेन से कनेक्शन काट दे तो हार्ट बीट ना बढ़ेगी ना घटेगी, बहत्तर बनी रहेगी। हार्ट हमारा क्योंकि मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, ऐसे नोड अंदर लगा हुआ है। ऐसे नोड और एवी नोड दोनों आपके राइट एट्रिया में, एक राइट अपर कॉर्नर पर है और एक लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे है। आपका मेडुला जो होता है सिंपैथेटिक मेडुला जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से मेडुला आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से हार्ट को कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक हर चीज को घटा देगा। सिंपा आपका इमरजेंसी और पैरासिम्पा आपका नॉन इमरजेंसी। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला से निकलने वाला हार्मोन जिसे कैटेकोलामाइन कहते हैं, जो दो प्रकार के एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, ये भी आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा। आपका अगर ब्लड प्रेशर की बात करें सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक अर्थात पंपिंग अपॉन रेस्टिंग जो कि 120/80 mmHg नॉर्मल होता है, 140/90 से ज्यादा अगर लगातार बना हुआ है, एक दिन बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लगातार बना रहेगा तो भाई साहब दिक्कत है। आपको हाइपरटेंशन है, ब्रेन हार्ट किडनी इफेक्ट होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरा नाम है थेरोस्क्लेरोसिस, कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल फाइब्रस टिश्यू। अगर आपका कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाएगा तो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन आपका पतला हो जाएगा, ल्यूमेन पतला हो जाएगा तो सीधी सी बात है ब्लड जो है आपका हार्ट को कम मिलेगा, जिससे आपके छाती में दर्द होगा, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मिडिल एज और एल्डर को ज्यादा होगा। एंजाइना पेक्टोरिस याद रखना है। एक्यूट चेस्ट पेन है, हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि ब्लड जितना बॉडी को चाहिए उतना हार्ट प्रदान नहीं कर पा रहा, हार्ट फेल हो गया। कंजेशन ऑफ लंग्स जिसका मेन सिम्पटम है, दैट्स व्हाई पूरा नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वहीं पर जहां पर अगर हम बात करें आपकी हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। वहीं पर आपका अगर हार्ट आपका सडनली स्टॉप कर दे बीटिंग, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। लेट्स स्टार्ट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम बात करें ग्लूकोज को बनाता है पायरुवेट एसिड, एसिल को एंजाइम क्रैश साइकिल। उसके बाद ईटीएस ईटीएस लास्ट स्टेप पे जाकर ऑक्सीजन आपका अटैक करता है। इसके बाद आप सब लोग ऊपर हो जाओ सब ऊपर। अच्छा, ग्लूकोज आपका टूट के बनाएगा एसिल को एंजाइम में आपके एसिल को एंजाइम में ग्लूकोज टूट के बनाएगा पायरुवेट आपका एसिल को एंजाइम में आपका जाएगा क्रैश साइकिल ईटीएस ईटीएस लास्ट स्टेप पे ऑक्सीजन अटैक करता है। तो ऑक्सीजन का अटैक ग्लूकोज पर इनडायरेक्टली होता है ना कि डायरेक्टली। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब अगर हम बात करते हैं हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो बातों पर डिपेंड करता है कि एनिमल का ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा होगा। अगर हम बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट इज स्पॉन्जियस सिलेंडर प्लेटफॉर्म इंटायर बॉडी सरफेस, अर्थवॉर्म, मॉस्किटो, आपका कॉकरोच इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच बोल दो, इसका ट्रैकियल ट्यूब। वहीं पर अगर हम बात करें एक्वेटिक आर्थ्रोपोडेमोलक्स, इसका हो जाएगा गिल्स, फिश का गिल्स, फ्रॉग का बकोफरेंजियल लाइनिंग, लंग्स हो गया और मॉइस्ट स्किन हो गया। वहीं पर रेप्टाइल बर्ड मैमल ये आपका लंग के थ्रू रिस्पायरेशन करते होंगे। इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेसल पैशन, नेसल चैम्बर, फेरिंक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स हो गया आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हो गई और एपिग्लोटिस का जो आपका इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये सब के सब कार्टिलेज निकलते वक्त एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढक देगा। लैरिंक्स से मुंह को ग्लोटिस बोलते हैं। लैरिंक्स के अंदर पाए जाते हैं आपके वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो होता है जब ये फड़फड़ाते हैं सांस छोड़ते वक्त, ना कि लेते वक्त, क्योंकि बोलते हैं हमेशा सांस छोड़ते वक्त हैं। जब आप सांस छोड़ते हो बोलेंगे तो ये फड़फड़ाएंगे और जब ये फड़फड़ाएंगे तो वाइब्रेशन पैदा होगा, दैट इज साउंड पैदा होगा। दिस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, नॉट स्पीच बॉक्स। और अगर हम बात करें जो आपकी रिंग्स है, रिंग्स आपको ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। वहीं पर आपकी ट्रैकिया की रिंग्स इनकम्प्लीट होती है, इसकी वजह से सांस खींचते वक्त आपका ट्रैकिया का डायमीटर बढ़ाया जा सके। अगर हम बात करें रिंग्स आपकी ट्रैकिया से लेकर आपका इनिशियल ब्रोंकियोल तक पाया जाएगा। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेसल पैशन, नेसल चैम्बर, फेरिंक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंका याद रखना, ट्रैकिया T5 पर जाकर बाइफर्केट होती है। T5 पर पांचवी थोरेसिक मल्टीप्ली पर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, एल्वेओलाई एंड डेक। एल्वेओलाई एंड डेक ये आपके एक्सचेंज पार्ट है, क्योंकि यही प्रदान होगा या आपका ये कहलाएगा रिस्पायरेटरी पार्ट। बाकी जितना पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये आपका कंडक्टिंग पार्ट कहलाएगा। कंडक्टिंग पार्ट के आपके चार काम है, एयर को ह्यूमिडिफाई करना, आपकी एयर को एल्वेओलाई एंड डेक तक ले जाना, आपकी बॉडी टेम्परेचर तक एयर के टेम्परेचर को लाना, एयर से फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना। अगर बात करें प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर एल्वेओलाई एंड डेक तक, ये आपका पूरा बनाता है, कंप्राइज करता है लंग्स को। लंग्स में प्लूरल फ्लूइड होगा जो कि फ्रिक्शन को आपके कम कर देगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो आपका एयर टाइट चैम्बर है, अर्थात जो एनी चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम आपका पल्मोनरी वॉल्यूम पे भी दिखेगा, क्योंकि लंग्स में मसल नहीं होती, हम लंग्स को सीधे कांटेक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते, इसलिए हम थोरेसिक चैम्बर को चेंज करते हैं, अर्थात वी कैन नॉट अल्टर डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके बाद मैंने कहा था आपका रिस्पायरेशन की 5 स्टेप होती है। पहली स्टेप है ब्रीदिंग, अर्थात ऑक्सीजन का जाना, CO2 का बाहर आना। दूसरी है एक्सचेंज, अर्थात लंग्स और ब्लड में एक्सचेंज। तीसरा है ट्रांसपोर्ट, अर्थात ऑक्सीजन का सेल तक जाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक आना। चौथा है एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड ब्लड और पांचवा है आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अर्थात ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ना।
अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है तो इंस्पायरेशन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपायरेशन। एक ब्रीथिंग में एक इंस्पायरेशन एक एक्सपायरेशन। अगर हम बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, आपके रिब्स और स्टर्नम को ऊपर ऊपर उठाती है, आगे उठाती है और थोड़ा ऊपर की तरफ, जिससे आपका थोरेसिक चैम्बर डोर्सोवेंट्रल बढ़ जाएगा। वहीं पर डायफ्राम जो कि नॉर्मली डाउन शिफ्ट होता है, जब आप सांस खींच रहे होंगे उस समय आज, जब सांस छोड़ रहे हो तो भी आज छोड़ चुके हैं तो ढोंग ले चुके हैं पूरी, तो आपका फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम आपका थोरेसिक चैम्बर को एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डायफ्राम की, एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ाएगा, वहीं पर आपका थोरेसिक चैम्बर को डोर्सोवेंट्रली आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करके बढ़ाएगा। याद रखना इंस्पायरेशन के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपायरेशन के दौरान मसल रिलैक्स होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली इंस्पायरेशन होगा। और जब ये रिलैक्स करने लगेंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो पीछे पीछे लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, वॉइस लॉ के तक लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो सीधी बात है लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, और लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा तो एक्सपायरेशन। आपका इमरजेंसी कंडीशन में आपकी एब्डोमिनल मसल इस्तेमाल होती है, 12-16 पर मिनट हमारी ब्रीथिंग होती है। स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मली जितना सांस लेते हो नॉर्मली जितना सांस छोड़ते हो, या याद रखना और नहीं लगेगा। 6000 से 8000 ml पर मिनट होता है, एक बार का 500 लेते हैं, 500 छोड़ते हैं। इंस्पायरेटरी से वॉल्यूम इमरजेंसी कंडीशन में नॉर्मल खींचने के बाद जितना एडिशनल खींच लो, और वो आपका IRV 2500 से 3000 ml, नॉर्मल छोड़ने के बाद जितना और छोड़ दो वो आपका ERV दैट इज 1000 से 1100 ml, जो कभी ना छोड़ पूरी ताकत से दम लगाने के बाद भी वो है RV दैट इज 1100 से 1200 ml। इन्हीं वॉल्यूम को जोड़ते जाएगा तो कैपेसिटी बनती चली जाएगी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो बची रह जाए ERV और RV, ये कहलाएगा आपका FRC। पूरी सांस खींचने के बाद पूरी सांस छोड़ना, ये कहलाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। पूरी सांस लेने के बाद पूरी सांस छोड़ना, या पूरी सांस छोड़ने के बाद पूरी सांस खींचना, जितनी खींच पाओ वो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आपका आएगा ERV, TV और IRV, इसी में जोड़ देंगे हम लोग RV जो दैट इज 5800 ml हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इसके बाद हमने कहा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरी साइट है आपकी सेल। अच्छा, अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 3 फैक्टर रिस्पांसिबल थे। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों सॉल्युबल है तो अच्छी बात है, एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। इसके साथ प्रेशर का डिफरेंस भी होता है। इसके साथ साथ स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस में ध्यान रखना 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक आपका एल्वेलाई वाली और एक आपका कैपिलरी वाली। आपका बेसमेंट सब्सटेंस इंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, इन तीनों को मिलाकर भी आपका थिकनेस मात्र 1 mm से भी कम होती है। दैट्स व्हाई ये फैक्टर भी फेवर कर रहा है गैसेस एक्सचेंज को। तीसरा प्रेशर का डिफरेंस, वहीं पर हम बात करें लंग्स के एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड 45 लेकिन ऑक्सीजन 40। ऑक्सीडेटेड ब्लड में आपकी ऑक्सीजन 95 लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 40। वहीं पर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 45 और आपका ऑक्सीजन 40। अब यहां पर प्रेशर का डिफरेंस अर्थात गैसेस का आदान प्रदान आसान है। वहीं पर बात करते हैं अगर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, तो ऑक्सीजन 97% ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या 8 ऑक्सीजन के एटम को पकड़ता होगा। 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाती है, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। वहीं पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 70% बाइकार्बोनेट के रूप में जाएगी, 20 से 25% कार्बन हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जोड़ के जाएगी तो कार्बोक्सिल, लेकिन याद रखना यहां पर कार्बोमिनो होगा। 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाएगी। इसके बाद मैंने आपको कहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ऑक्सीजन का मेन रोल होता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने देखा था अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम, H+ ज्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन कम। अगर कल राइट साइड जाएगा तो ऑक्सीमोग्लोबिन कम, लेफ्ट साइड जाएगा तो ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा। हमें लंग्स के पास ऑक्सीमोग्लोबिन बनाना है, इस वजह से लंग्स के पास टेम्परेचर हमें कम करना है, H+ कम करना है, CO2 कम करना है, O2 ज्यादा करना है। सेल के पास हमें ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा करना है, ऑक्सीमोग्लोबिन तोड़ना है, कम करना है, तो सब कुछ पलट देंगे। टेम्परेचर ज्यादा, H+, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, CO2 ज्यादा और O2 कम। 100 ml ब्लड आपका 5 ml ऑक्सीजन लेकर जाएगा, और वो 5 ml ऑक्सीजन लेके नहीं जाएगा, डिलीवर करेगा, डिलीवर। अच्छा, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व में P50 का मतलब होता है कितना परसेंट के 50% हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट हो गया। 30 mm पे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया था। कर्व सिग्मॉइड बना था, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और PO2 के बीच में कर्व बना था। ऑक्सीजन आपका एक्सचेंज में भी, ट्रांसपोर्ट में भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रेगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद मैंने कहा था आपका कि आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सेल के अंदर से तो जाएगी आरबीसी के अंदर। आरबीसी में जब 93% कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कार्बन हीमोग्लोबिन बनाएगी। बची 70% CO2 प्लस पानी गिव्स आउट, कार्बोनिक एसिड गिव्स आउट H+ CO3 माइनस, अर्थात अगर CO2 ज्यादा तो H+ अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन का एंजाइम इस्तेमाल होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेट आरबीसी में ज्यादा पाया जाएगा तो आरबीसी में रिएक्शन ज्यादा चलेगी, लेकिन प्लाज्मा में माइन्यूट अमाउंट में पाया जाएगा, इसका मतलब प्लाज्मा में भी चलेगी।
फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी आपकी, फॉरवर्ड रिएक्शन टिश्यू के पास और बैकवर्ड रिएक्शन आपका सेल्स की, लंग्स की सेल के पास। इसके बाद मैंने आपसे कहा था रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, अगर हम बात करें पी से पोंस, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कहता है जाकर ड्यूरेशन को घटा दो, ड्यूरेशन को घटा दो, रेट को बढ़ा दो। 3 की मोशन सेवेरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को मेजर कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट रोल होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में। एक आपका आर्क ऑफ एटम पाया जाएगा, एक आपका कैविटी आर्टरी में पाया जाएगा और एक आपका मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में पाया जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था एस्थमा में आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल हो जाता है, ब्रोंका या ब्रोंक्यूल, व्हीजिंग साउंड आएगा, अंदर का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, एयर आपकी सही से अंदर नहीं जा पाएगी। इसके बाद मैंने आपसे कहा था एम्फाइसेमा मेजर कॉज आपका सिगरेट स्मोकिंग, इसमें क्या होगा, एल्वेओलाई की वॉल जल जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो पेट से संबंधित बीमारी है, इस स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले एक दिन जाएगा 10 तो 10 सेल खा लेगी, लेकिन बार बार जाएगा तो लंग्स में प्रोलिफरेशन होने लगेगा, और लंग्स में प्रोलिफरेशन होने लगेगा अर्थात प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू होने लगेगा। अल्टीमेटली आपके लंग्स का फूलना पिचकने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऐसे वर्कर्स को काम करने के लिए गैस मास्क पहनना चाहिए। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।